आज का ये वीडियो ऑप्शंस ट्रेडिंग से रिलेटेड है। जैसे आप लोगों ने डिमांड किया था कि सर ऑप्शन आप बेसिक से एडवांस तक बता दीजिए, तो उसी ऑप्शन ट्रेडिंग का ये पहला एपिसोड है या फर्स्ट लेक्चर है, जिसमें हम लोग आज कॉल ऑप्शन पे बात करेंगे। कुछ लोग ऐसे होंगे जो पहले से ऑप्शन में ट्रेडिंग करते होंगे, उनको ऑप्शन का बेसिक्स वगैरह पता होगा। वो बस ये मेरे से ये जानना चाहता है कि थोड़ा सा इन डेप्थ एनालिसिस खास करके ग्रीक्स वगैरह पे, क्योंकि आपको पता है कि ऑप्शन में अगर किसी को ग्रीक्स नहीं आता है तो वो ऑप्शन को कभी भी नहीं सही तरीके से समझ पाएगा, क्योंकि ऑप्शन की जो प्रीमियम मूवमेंट है, प्रीमियम की जो मूवमेंट की बिहेवियर है, वो ग्रीक्स बताता है। वैसे आप याद रखिएगा, ग्रीक्स कुछ अलग से कुछ नहीं, वो एक क्वांटिफाई करके देता है, बाकी लॉजिक तो आपके उसके जो बिहेवियर है, उसकी जो नेचर है ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के, वहीं से आता है। तो मुझे ये नहीं पता है कि एडवांस क्या है, बेसिक क्या है, क्योंकि मैं बेसिक में ही एडवांस छुपा होता है। एडवांस अलग से कुछ नहीं आता है, क्योंकि उसकी जो कि एक छोटी सी जो नेचर होती है, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट है क्या उसकी, क्योंकि हर चीज़ों को एक लिंकेज करना पड़ेगा, तो एडवांस लेवल की लिंकेज हमारा स्टार्टिंग से ही हो जाता है। वैसे मैं पहले से ऑलरेडी वर्किंग करके आया हूँ, तो बहुत ज़्यादा टाइम तो हम यहाँ पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि जब ऑलरेडी हमारा वर्किंग किया हुआ है, ऑलरेडी हमने सारा चीज़ आपको पीडीएफ में लिख के लेके आया हुआ है, तो आप एडवांस वाले भी अगर थोड़ा देर के लिए हाफ एन आवर अगर लगा दोगे, जैसे हम लोग आज कॉल ऑप्शन पे डिस्कशन करेंगे, हो सकता है कुछ लोगों को पहले से पता हो कॉल ऑप्शन, ठीक है, तो आप उस चीज़ों को स्किप कर लीजिएगा। कॉल ऑप्शन को कैसे हम लोग, क्या मतलब होता है उसको, कैसे सेटलमेंट करते हैं, ठीक है, फिर उसका पे ऑफ ग्राफ कैसे होता है, जैसे इस तरीके का ग्राफ आप लोग जानते होंगे। कुछ लोगों को लगेगा कि हाँ पे ऑफ ग्राफ तो हमें पता है, तो ठीक है, आप उसी तरीके से स्किप कर लीजिएगा। इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ दी mनी, कॉल ऑप्शन क्या होता है और उसका प्रीमियम किस तरीके से बिहेव करता है, इंट्रिंसिक वैल्यू क्या होता है, टाइम वैल्यू क्या होता है, ये सिर्फ आप कॉल ऑप्शन पे आज बहस करेंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पुट ऑप्शन पे बहस करेंगे। कोशिश रहेगा वीक में 1 लेक्चर तो आएगा ही आएगा। अब ये 1 लेक्चर कितने बड़े जाएंगे वो डिपेंड करता है, बाद में हम लोग डिसाइड कर लेंगे, ठीक है, अभी उस पर हम टाइम वेस्ट ना करें। फिर हम लोग क्या देखेंगे, ऑप्शन चेन के ये जो है, ये आज इतने हमने प्लान करके आए कि इतने सारे चीज़ों को आज हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं। तो बिना इधर उधर की बात किए हुए सीधा हम शुरू करते हैं कॉल ऑप्शन पे। लेकिन उससे पहले आपको ये जानना होगा कि कॉन्ट्रैक्ट, ये डेरिवेटिव क्या है। खास करके आपको डेरिवेटिव, ये जितने भी देखते हो ना, ये कहते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। जैसे आप अगर एनएससी पे जाते हो, मान लीजिए एनएससी पे चले गए, तो आप वहाँ पे देखोगे कि एक आपको डेरिवेटिव सेगमेंट मिलेगा। यहाँ पे देखिए आप एनएससी, और ये देखिए ये आपको डेरिवेटिव मिल रहा है। आप डेरिवेटिव पे क्लिक करते हो तो पहले डेरिवेटिव का मतलब तो पता हो, क्योंकि जो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट और जो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट वो डेरिवेटिव है। डेरिवेटिव का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ का वैल्यू डिराइव करना, डिराइव करना डेरिवेटिव। यानी कि जो ये हम लोग अभी पढ़ रहे हैं, डेरिवेटिव एक कॉन्ट्रैक्ट है, एक शर्त है। ये एक शर्त है, शर्त किस चीज़ का, जैसे आप देख रहे होंगे ये करेंसी का शर्त है, ये आपका कमोडिटी का शर्त है, आगे आपको इंटरेस्ट रेट का भी मिलेगा, ये देखो इंटरेस्ट रेट का शर्त है। ये इतने सारे तरीके के मार्केट में डेरिवेटिव ट्रेड होता है। यानी कि शर्त लगाया जाता है कि इंटरेस्ट रेट ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस बात का शर्त है। अगर यहाँ चेक करोगे कमोडिटी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस बात का शर्त है। ये है आपका करेंसी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस बात का शर्त है। वो आपका इक्विटी ऊपर जाएगा नीचे जाएगा, इस बात का शर्त है। तो मार्केट में शर्त बहुत सारे तरीके का हो सकता है, लेकिन उस शर्त का वैल्यू जो डिराइव होगा ना, वो अंडरलाइन से होगा। अंडरलाइन क्या होता है, आप ध्यान से सुनिएगा। जैसे मान लीजिए आपको लगता है कि कुछ एक क्रिकेट मैच होने वाला है 2 टीम के बीच में, और ये वर्ल्ड कप की फाइनल मैच है। आप जाते हो किसी दोस्तों से शर्त लगाते हो, एक पेपर पे कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करते हो। वो जो, क्योंकि आप नहीं, अगर लिखा हुआ नहीं रहेगा तो कौन अपनी वादे से मुकर जाए, कौन समझता है। तो वो जो कॉन्ट्रैक्ट किया गया है, ओके कॉन्ट्रैक्ट, उस कॉन्ट्रैक्ट का वैल्यू किस पे डिपेंड करता है, मैच पे। मैच में आपने बोला कि इंडिया जीतेगा, एक सामने वाले पार्टी है वो कहते दूसरी टीम जो है वो हारेगा या जीतेगा, जो भी शर्त लगता है। यानी कि आपके शर्त की वैल्यू डिराइव किया जा रहा है कहाँ से, क्रिकेट मैच के परफॉर्मेंस से। तो क्रिकेट की मैच आपका अंडरलाइन हो गया, और आपके शर्त डिपेंड करता है क्रिकेट के मैच पे। तो यही चीज़ है डेरिवेटिव। डेरिवेटिव में हमेशा एक शर्त लगाया जाता है किसी एक अंडरलाइन पे, और वो अंडरलाइन आपका इक्विटी, करेंसी, कमोडिटी, इंटरेस्ट, कुछ भी हो सकता है। ये देख रहे हो आप, कुछ भी हो सकता है। तो ये शर्त लगाया जाएगा, और अब ये शर्त का वैल्यू निकाला जाएगा कि हमने शर्त में जीते या हारे, बस यही कैलकुलेट कर लेना आपका डेरिवेटिव होता है। और क्या कहते हैं, इंडियन मार्केट में जो होता है, 2 तरह का आपको शर्त ट्रेड होता है। एक है आपका फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट, एक है आपका ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट। अभी के जो हम लोग सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इस सीरीज के अंदर आपको सिर्फ हम लोग कौन सी कवर करेंगे, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट को कवर करेंगे, ठीक है।
अभी हम लोग सिर्फ ऑप्शन पे स्टिक रहेंगे। वैसे बता दूं ये जो है ये हमारा एसएफएम के जो स्टूडेंट को पढ़ाता हूं उनके कॉन्सेप्ट समरी नोट्स है, तो उसी को मैंने अभी मार्केट के पॉइंट ऑफ व्यू से अपडेट कर दिया। मेरा माइंडसेट है सिर्फ एंड सिर्फ स्टॉक मार्केट अभी के लिए। जब मैं एसएफएम सीए फाइनल के स्टूडेंट को जब मैं पढ़ा रहा होता हूँ तो उस टाइम मेरा माइंडसेट कहीं ना कहीं उसके सिलेबस भी होता है, उनके पूछा हुआ एग्जाम का क्वेश्चन भी होता है, बहुत सारे चीज़ होते हैं। लेकिन अभी जो मेरे माइंडसेट है सिर्फ मार्केट की ट्रेडिंग और कैसे हम लोग वहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं और किस तरीके से इसके बिहेवियर होता है उसको समझना मेरा ऑब्जेक्टिव है। तो इसमें कुछ लिखा हुआ है कि देखिए डेरिवेटिव जो होता है एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वैल्यू डिराइव्ड किया जाता है, जिसका वैल्यू डिपेंड करता है परफॉर्मेंस ऑफ द अंडरलाइंग। जैसे अभी आपने देखा इक्विटी हो सकता है, इंडेक्स, निफ्टी, सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, कुछ भी हो सकता है। करेंसी डॉलर, यूरो, 4 करेंसी इंडिया में ट्रेड होता है, डॉलर, यूरो, पाउंड और क्या कहते हैं एन, 4 करेंसी इंडिया में ट्रेड होता है। करेंसी पे भी आप ये काम कर सकते हो, कमोडिटी पे कर सकते हो, सिल्वर, गोल्ड, क्रूड ऑयल, इस सब पे भी आप काम कर सकते हो। इसके लिए आपको MCX और NCDX में जाना पड़ेगा, ठीक है। और इंटरेस्ट रेट पे भी कर सकते हो, इंटरेस्ट रेट के लिए तो आपको NSE में ही मिल जाएगा। यानी कि इतने सारे कॉन्ट्रैक्ट हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ट्रेड कर सकते हैं। यानी कि हमने बोला है कि देखो एक्सचेंज में ट्रेड होने वाले फ्यूचर और ऑप्शन जो है ये सबका हो सकता है। यानी कि ये ऑप्शन आपका स्टॉक का हो सकता है, निफ्टी का हो सकता है, डॉलर का हो सकता है, क्रूड ऑयल की हो सकता है, ठीक है, और आपका इंटरेस्ट रेट का भी हो सकता है। वो इंटरेस्ट रेट के लिए भी कुछ लोग करते हैं ट्रेड, अगर जरूरत पड़ेंगे तो बाद में देखेंगे। फिलहाल हमारा जो मेन डिस्कशन रहेगा स्टॉक इंडेक्स पे, अगर स्टॉक पे और इंडेक्स पे, और किसी को लगे तो करेंसी पे भी हम डिस्कशन कर लेंगे। एक क्या होता है डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट जो होता है ना, OTC भी ट्रेड होता है। OTC मतलब ओवर द काउंटर। जैसे मार्केट में जाते हो NSE में क्या होता है, बायर एंड सेलर बोली लगा के ट्रेड करता है। यही शर्त आप बैंक में जाके भी लगा सकते हो, यही शर्त आप बैंक में भी लगा सकते हो। तो वहाँ 1 to 1 डील होता है, वहाँ पे कोई बोली लगा के नहीं किया जाता है, तो उसको बोलते हैं ओवर दी काउंटर। ये खास करके क्या होता है, 1 to 1 डील होता है। जैसे एक्सचेंज में जाते हो आप, ऑप्शन ट्रेड करते हो, आपको पता नहीं होता है सामने वाले पार्टी कौन है, तो वो होता है एक्सचेंज का ट्रेड। आपको पता है OTC में ट्रेड होने वाले बहुत सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। जैसे करेंसी के लिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट है, आज ही जाते हैं बैंक में और हम बोलते हैं 6 महीने बाद करेंसी खरीदने आएंगे, रेट बता दो, ठीक है, फॉरवर्ड होता है। देखो मैंने पहले ही बताया है, सीखने के लिए मैं बता रहा हूँ, आपको ये सब टर्म्स पता होना चाहिए। अगर मान लीजिए यूट्यूब पे आप कुछ एक फालतू की चीज़ें स्क्रॉल करके हाफ एन आवर वेस्ट कर देते हो, उसमें कभी कुछ नहीं फर्क पड़ता है। लेकिन अब ये सब पे अगर मैंने एक वर्ड बोल दिया, 2 मिनट लगा दिया, तो लोगों को लगेगा क्या, अरे सर इसकी क्या ज़रूरत है, हम तो यहाँ है ही नहीं। सर जल्दी से बताओ ना, हमें तो बस ऑप्शन सीख के करोड़पति बनना है। करोड़पति बनोगे नहीं, बनो हमारे क्लास से कोई करोड़पति बनने की कोई बनेगा नहीं पता है, लेकिन आप सीख लोगे इतना मैं बता सकता हूँ। और जो करोड़पति के ख्वाब से आते हैं ना, वो जो ख्वाब दिखाते हैं उनको तो आप पैसे दे दोगे, लेकिन आप पैसे बनाओगे नहीं बनाओगे इस बात की गारंटी नहीं है। चलो वापस आते हैं। इसीलिए अगर एक बार ये वर्ड सुन लोगे तो कोई बुराई नहीं है, ठीक है। चलिए सुनिए, एक करेंसी स्वैप नाम का चीज़ होता है, ये भी डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो कि आपको बैंक में किया जाएगा। एक फॉरवर्ड रेट अग्रीमेंट है, एक इंटरेस्ट रेट स्वैप नाम का कोई चीज़ होता है, ये भी एक डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है। ये सब बैंक में होता है। और आप जो देख रहे थे ना अब यहाँ पे, आप जो यहाँ पे भी आप चेक कर रहे थे, ये सब चीज़ जो है ना, जैसे इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव जो कह रहे हो, यही सेम चीज़ आपको एक्सचेंज में भी ट्रेड होता है। लेकिन कितने को पता है ये चीज़, बताइए? नहीं पता है, क्योंकि आप इसमें ट्रेड नहीं करते, क्योंकि यहाँ बहुत सारे लोगों को पता नहीं है। इसमें मुश्किल से 2 4 10 बायर शेयर मिलेगा आपको, ठीक है। तो वो चीज़ है, बट एक बार सीख तो लो कि क्या क्या चीज़ है। और वैसे भी मेरा क्लासेस सिखाने के पॉइंट ऑफ व्यू से, आपको करोड़पति बनाने के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है। ये देखिए कैप्स, फ्लोर, कॉल और स्वैप्शन, ये सारे इतने सारे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट है जो OTC में ट्रेड होते हैं। लेकिन फिलहाल हम लोग किस पे बहस कर रहे हैं, ऑप्शन पे। आइएगा ऑप्शन पे हम लोग बहस करते हैं। क्या होता है ऑप्शन, देखिए एक चॉइस। ऑप्शन मतलब आपके पास क्या होगा बताइए, चॉइस। ऐसा कॉन्ट्रैक्ट जिसके अंदर आपको चॉइस दिया जाता है। अच्छा, कॉन्ट्रैक्ट तो है ही है, किस चीज का है, ऑप्शन है। अब सोचिए मैं आपको क्या चॉइस देता हूं, ध्यान से सुनिएगा। मैं आपको बोला कि देखो हम लोग एक शर्त लगाते, थोड़ा सा बीच बीच में हम क्रिकेट मैच को लेके आते रहेंगे, क्योंकि वहां से क्या होगा आपको थोड़ा जल्दी समझ आएगा। आपको एक क्रिकेट मैच के लिए कॉन्ट्रैक्ट लगाते हम 2 जने मिलके। आप सुनिएगा ध्यान से, कंसंट्रेशन बना के रखेंगे। क्रिकेट मैच होने वाला है, वर्ल्ड कप की मैच होने वाला है। हम और एक दोस्त, मान लीजिए हम और आप मिलके एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त लगाते हैं, मान लीजिए मैं कहता हूँ इंडिया जीतेगा, आप कहते हो चलो आपको रख देते इंडिया के फेवर में, मैं ही इंडिया के अगेंस्ट हो जाता हूँ। मैं कहता हूँ कि नहीं जी इस बार इंडिया नहीं जीत पाएगा, ठीक है, इंडिया हारने वाला है, क्योंकि मुझे परफॉर्मेंस ठीक नहीं दिखता है। लेकिन आपके दिल से आवाज़ आता है नहीं इंडिया तो लास्ट टाइम मोमेंट पे भी जीत सकता है। हम और आप एक शर्त लगाते हैं। क्या शर्त लगाते हैं, आप हो इंडिया के जीतने में फेवर में और मैं हूँ इंडिया के हारने के फेवर में।
अब इस शर्त के अंदर आपको चॉइस दे दिया जाए तो बन जाएगा ऑप्शन। मतलब क्या हो गया, अगर इस शर्त में आप जीत जाते हो तो आपको पैसे मिल जाएगा, मैं दे दूंगा। कितना अमाउंट दूंगा, चलो एक्स अमाउंट, कुछ भी है वो हम बात में करेंगे, पहले अब आप ये ऑप्शन को समझिए। लेकिन अगर हार जाता है इंडिया तो आप मुझे मत देना। भाई मैंने क्या बोला था, इंडिया हारेगा, तो शर्त में तो मैंने जीता ना, तो मुझे तो पैसे मिलनी चाहिए। आप बोलोगे हाँ मिलनी चाहिए, लेकिन आपको मैं कहता हूं कि नहीं, आपको देने की जरूरत नहीं है। यानी कि अगर इंडिया जीत जाता है, अगर इंडिया जीत गया तो मैं आपको पे कर दूंगा, लेकिन अगर इंडिया हार जाता है तो मैं आपको पेमेंट नहीं करना है। आप बोलोगे सर ऐसे शर्त तो फिर हमें तो लगाना है, सर जल्दी जल्दी लगाओ आने वाला है। ऐसे शर्त अगर मैं लगा रहा हूं तो आपको क्या लग रहा है, मैं बेवकूफ हूं कि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट होगी? यानी कि आपको दोनों हाथ में लड्डू, अगर जीत गया तो आप पैसे ले लो और हार गया तो आपको देना भी नहीं है। ऐसे पॉसिबल है क्या? नहीं है। लेकिन है यही कॉन्ट्रैक्ट, यही है, लेकिन इसमें थोड़ा सा मॉडिफिकेशन किया जाएगा। मॉडिफिकेशन क्या किया जाएगा, देखो इसका मतलब ये श्योर हो गया, इंडिया हारे या जीते मैं तो नहीं कमाऊंगा। तो आप मुझे बताइए फिर मैं ये शर्त लगा क्यों रहा हूं? चैरिटी कर रहा हूं क्या? मैं कहीं और जाके पैसे देता हूं? सिंपल सी बात है, मैं ऐसा शर्त क्यों लगाऊं? तो चलो एक काम करते, शर्त के अंदर कुछ मॉडिफिकेशन कर देते। हाँ जी ये ठीक है, ये सही है, अगर इंडिया जीतता है तो आपको मैं दूंगा, कितना दूंगा हम डिसाइड करेंगे बाद में, कुछ मिलेगा। जितना अच्छा परफॉर्म करेगा इंडिया में उतना अच्छा दूंगा, ऐसे समझ जाओ आप। एक अमाउंट फिक्स नहीं करते हम। अगर इंडिया मान लीजिए जितना अच्छा परफॉर्म करेगा मुझे उतना ज्यादा पे करना पड़ेगा। और अगर इंडिया हार जाता है आपको कुछ भी नहीं देना। लेकिन ये कब की बात है? जब मैच हो जाएगा तब की बात है, ठीक है। यानी कि मैच जब होगा, मैच के रिजल्ट कुछ भी आ जाए, आपको कभी नुकसान नहीं हो सकता है। लेकिन मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना, मैच का रिजल्ट कुछ भी आ जाए मैं नहीं कमा सकता हूं। तो मैं आपको कहता हूं कि देखो इस तरीके का शर्त मैं एक कंडीशन पे लगा सकता हूं। मैं बोलता हूं कौन सी कंडीशन है, आप पूछते हो मेरे से। मैं कहता हूं देखो स्टार्टिंग में मुझे कुछ पैसे दे दो, वो नॉन रिफंडेबल है, याद रखिएगा। आप मुझे स्टार्टिंग में कुछ पैसे दे दो। बोलोगे कितने पैसे दे दो? चलो ठीक है, 1 मिनट के लिए मैं कहता हूं कि एक्स अमाउंट आप मुझे दे दीजिए। वो जो आप मुझे अमाउंट दे रहे हो, याद रखिएगा, मैच हो जाने के बाद इंडिया जीते इंडिया हारे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये जो आपने मुझे अभी दिया है ना, ये आपको वापस नहीं मिलने वाला है। ये नॉन रिफंडेबल आपका कुछ कमीशन है या कुछ उसको प्रीमियम नाम दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये प्रीमियम आप समझ जाइए, स्टॉक मार्केट के लैंग्वेज इसको प्रीमियम बोला जाता है। ये आप मुझे प्रीमियम दे दो, ठीक है, ये नॉन रिफंडेबल है। तो अब देखो अब ये कॉन्ट्रैक्ट मेरे फेवर में भी जा सकता है। अब बोलो कैसे? मैच में इंडिया जीते हारे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे नहीं फर्क तो पड़ता है। मतलब अगर इंडिया जीत जाता है तो मुझे तो कुछ पे करना पड़ेगा, ठीक है। अगर मैं जो बाद में जो पेमेंट करूंगा आपको और स्टार्टिंग में जो लिया था, उन दोनों का डिफरेंस मेरे लिए लॉस गेन कहलाएगा। तो ये जो अभी मैंने एक शर्त बताया है, किस तरीके का शर्त? वन साइडेड। आपको मैंने ऑप्शन दिया, आपको मैंने चॉइस दिया। चॉइस क्या दिया? मर्जी हो तो आप मेरे से लेने आ जाना, आपके पास चॉइस आ गया। तो आपको पता है चॉइस जब आएंगे तो क्या करोगे, हमेशा हमारे फेवर की चीज़ों को ऑप्ट करेंगे। तो वही चीज़ है। तो इस तरीके के कॉन्ट्रैक्ट को अब हम लोग क्या करते हैं, एनएससी में जाके किसी क्या कहते हैं, किसी एक अंडरलाइन के साथ चलते हैं। अंडरलाइन क्या हो सकता है, अभी मैंने बताया, इंटरेस्ट इक्विटी हो सकता है, आपका निफ्टी बैंक हो सकता है, यानी कि जिसको इंडेक्स बोलते हैं, करेंसी हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट, कुछ भी हो सकता है। फिलहाल हम लोग एक एग्जाम्पल से शुरू करेंगे जो कि होगा स्टॉक का। कौन सी वाले होंगे, हमारा स्टॉक का होगा, याद रखिएगा। तो चलिए देखते हैं इसमें। तो यहाँ पे देखोगे अगर ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट की बात करें, ये ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट, ये मिस्टेक हो रखा है। तो इज ए टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट विच प्रोवाइड्स राइट, एक अधिकार देता है खरीदने का और बेचने का अंडरलाइन को। यानी कि अंडरलाइन क्या क्या हो सकता है, इक्विटी हो सकता है, निफ्टी हो सकता है, करेंसी हो सकता है, कमोडिटी हो सकता है, इंटरेस्ट रेट हो सकता है। इसको खरीदने और बेचने का अधिकार दिया जाता है। चॉइस है आपके पास, इसीलिए इसको बोला जाता है ऑप्शन है आपके पास। ओके, अब ये देखिए मार्केट में हमेशा दो तरह का लोग होगा। जैसे आप थे, क्या कर रहे थे शर्त में, एक आप थे एक मैं था, तो दो पार्टी होगा। तो वैसे यहाँ पे क्या होगा, ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट के अंदर दो पार्टी होता है। एक होता है ऑप्शन का बायर और एक होता है ऑप्शन का सेलर, जिसको राइटर भी बोला जा सकता है। वो क्या है वर्ड वगैरह हम लोग देखते हैं, ठीक है। यानी कि ऑप्शन में दो तरह का ऑप्शन, एक कॉल ऑप्शन एक पुट ऑप्शन। अभी फिलहाल हम लोग किसको बात करेंगे, कॉल ऑप्शन पे डिस्कशन करेंगे, ठीक है। देखिए क्या कहते हैं, द कॉन्ट्रैक्ट which provides a right to buy an underlying
ऑन स्पेसिफाइड डेट एट अग्रीड प्राइस इज नोन एज कॉल ऑप्शन। बोलोगे क्या मतलब है, बताता हूं। आपको अंडरलाइंग को खरीदने का अधिकार देता है, ठीक है, और वो कब खरीदोगे, स्पेसिफाइड फ्यूचर डेट पे, अग्रीड रेट पे। क्या है, इसको एक एग्जांपल से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं, फिर ये क्या है ये आपको दिखाता हूँ। ये एनएससी से हमने कोई स्क्रीनशॉट ले रखा है, उसको हम बात करेंगे। देखिए इस डायग्राम को देखिएगा, और ये कुछ एक अधिकार पत्र लिखा गया है। अधिकार पत्र ये रहा, देखो ध्यान से, ये है एक कुछ इस पे लिखा हुआ है, ध्यान से रीड करिएगा आप क्या लिखा हुआ है। इफ़ यू डिजायर यू मे बाई 250 शेयर्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज एट ₹2400 ऑन 27th of October। ये एक कागज़ के टुकड़े हैं, ये इस पे देखोगे ध्यान से, ये मैंने यहाँ साइन कर दिया आपको, और ये मैं आपको दे देता हूँ। आपको ये अधिकार, ये एक पत्र है, ये एक पत्र क्या कर रहा है पता है, आपको अधिकार दे रहा है किस चीज़ों को, रिलायंस के शेयर को खरीदने का। तो इसको बोला जाएगा इक्विटी का कॉल ऑप्शन। इक्विटी खरीदने का अधिकार है तो इक्विटी का कॉल ऑप्शन। इसी में मैं लिख के देता कि निफ्टी आप इतने में खरीद सकते हो, तो इंडेक्स का ऑप्शन बन जाता। इसी में लिख के देता मैं डॉलर इतने पे खरीद सकते हो, तो डॉलर का आपका ऑप्शन बन जाता, डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट बन जाता। मैं आपको बोलता कि क्रूड ऑयल इतने पे खरीद सकते हो, तो फिर आपका एक क्रूड ऑयल का ऑप्शन बन जाता। इसी तरीके से अंडरलाइन खरीदने का अधिकार दे दिया। क्या लिखा था मैंने, बताइएगा, राइट टू बाई, या देखिए राइट टू बाई, ये अधिकार पत्र आपको खरीदने का चॉइस देता है, किसको, अंडरलाइन यानी कि रिलायंस के शेयर को, ठीक है। ये सी जो ये कागज़ के ये जो कागज़ के टुकड़े हैं, इसको हम लोग अधिकार पत्र बोल रहे हैं। यही लिखा हुआ है, देखो, इफ़ यू डिजायर, अगर आप चाहो तो आप 250 शेयर ऑफ रिलायंस खरीद सकते हो 2400 पे ऑन 27th of October पे। अब आपके ध्यान में क्या आएगा कि ये जो 2400 पे खरीदने को दे रहा है, ये तो बहुत बढ़िया चीज़ है। कैसे, देखो मैंने यहाँ पे आपको ये देखो, एनएससी से रिलायंस इंडस्ट्रीज में इक्विटी का, याद रखना अभी डेरिवेटिव पे नहीं हम लोग, ये देख रहे हो हाईलाइटेड है, इक्विटी का प्राइस देख रहे, अरे ये तो अप्रॉक्सीमेटली 2500 है, 2498, यानी कि पिछले दिन 64 रुपीज़ से डाउन होके, ये पिछले दिन कब की स्क्रीनशॉट है, ये आपकी फ्राइडे की स्क्रीनशॉट है। शाम को मार्केट 4 बजे बंद होती है। फिर कुछ लोग बोलेंगे सर क्या बोल दिया आपने, इतने दिन से मार्केट में आपको पता नहीं 330 में बंद होता है। हाँ जी, 330 में एक बार के लिए मार्केट क्लोज होती है, फिर आपका 340 में फिर से क्लोजिंग सेशन स्टार्ट होती है, और कंप्लीटली जो मार्केट बंद होती है वो 4 बजे। यानी कि आप देखिएगा 340 से लेके 4 o'clock के बीच में ये जो 20 मिनट की टाइम है, वो 20 मिनट के अंदर देखिएगा प्राइस तो फ्लक्चुएट होते हुए नहीं दिखेगा, लेकिन देखिएगा आप अपने ब्रोकर के टर्मिनल पे क्वांटिटी चेंज होते हुए दिखता रहेगा। वॉल्यूम, जो ट्रेडेड वॉल्यूम है ना, वो आपका ट्रेड होते रहते हैं, तो क्योंकि वो क्लोजिंग सेशन का ट्रेडिंग है। चलिए हम उधर बहस ना करें, तो इसीलिए आपको ये 4 बजे दिखता है, क्योंकि कंप्लीटली मार्केट जो बंद होती है वो 4 बजे बंद होती है इंडियन स्टैंडर्ड टाइम। तो आप मुझे बताइए ये शेयर कितने का ट्रेड हो रहा है, 2500 का, और मैंने इस कागज़ के टुकड़े पर क्या लिख के दिया, 2400 पे खरीद लेना। आप तो बहुत खुश हो गए, अरे सर अभी के अभी दो ये। मैं कहता हूँ रुको, डेट भी लिखा हुआ है कुछ इस पे, 27th of October, 27th of October को मेरे पास आना, अभी मत बोलना कुछ। बोलते हो अच्छा, तो ये जो अधिकार पत्र है इसको बोला जाता है कॉल ऑप्शन। अब इसको अधिकार दिया किसने आपको, एक पार्टी जिसने राइट किया, ये पेपर को किसी ने राइट किया ना, जैसे मैंने अभी लिखा है, ये देखो मैंने आपको इस पे लिख के साइन करके मैं आपको दे रहा हूं, तो मैं इस कॉल ऑप्शन का राइटर हो गया, मैंने लिखा इस कॉल ऑप्शन को, अब मैं आपको दिया। याद रखिएगा, अब आपके पास चॉइस आ गया, कौन सी डेट पे अब ये चॉइस लेके आओगे मेरे पास, याद रखिएगा अभी मत आना, कौन सी डेट पे आना मेरे पास, 27th of October 2022 को। वैसे मार्केट के लैंग्वेज में इसको बोला जाता है एक्सपायरी डेट, जो कि इंडियन मार्केट में लास्ट थर्सडे ऑफ ईच मंथ होता है, हर महीने के लास्ट थर्सडे को एक्सपायरी होता है। ये 27 अक्टूबर आपका वही डेट है। जितने पे खरीदने का अधिकार दिया मैंने, उसको मार्केट के लैंग्वेज में उसको स्ट्राइक प्राइस बोला जाता है, और जिसको खरीदने का अधिकार दिया गया है उसको अंडरलाइंग बोला जाता है। और मार्केट में लॉट साइज में ट्रेड होता है, क्योंकि एक बार में आपको 250 शेयर ही खरीदना पड़ेगा, आपको मैं एक शेयर खरीदने का अधिकार नहीं दे सकता। याद रखिएगा, आप बोलते हो कि सर मुझे एक शेयर खरीदना है, नहीं हो सकता, एक्सचेंज ने रूल बना रखा है कि 250 शेयर कम से कम खरीदने पड़ेंगे। फिर बोलोगे सर 250 शेयर मल्टीप्लाई बाय 2400, ये तो 6 लाख रुपीज़ हो गया। हाँ, आपको 6 लाख रुपीज़ देने पड़ेंगे, कौन सी डेट पे, 27 October को
तब मैं मजबूर हो जाऊंगा आपको शेयर बेचने के लिए। कितने शेयर? 250 शेयर। कुछ लोग बोलेंगे क्या मुझे शेयर रखना पड़ेगा? हाँ, 27 अक्टूबर को मुझे क्या करना पड़ेगा, मेरे पास मेरे डीमैट अकाउंट में 250 शेयर होना पड़ेगा। अब आप बोलोगे कि 250 शेयर ना हो तो क्या होगा? अगर मेरे पास 250 शेयर नहीं रहा, अगर 27 अक्टूबर को, वैसे ये बता दूं कि ये सेटलमेंट जो होती है T+2 पे होती है, तो चलो उसको हम थोड़ा बारीकी से बाद में समझेंगे। यानी कि 27 अक्टूबर को ये एक्सपायर हो जाएगी, तो आपको पता है मार्केट में T+2 डेज का सेटलमेंट चलता है। तो बताइए ये थर्सडे को होता है तो T+1 बनेगा फ्राइडे, सैटरडे संडे मार्केट बंद हो जाती है तो T+ क्या बनेगा बताइएगा? 2 डेज। तो T+2 बनेगा आपका, कौन सी डेट बनेगा बताइएगा? मंडे बनेगा, क्योंकि फ्राइडे हो जाएगा 1 डे मंडे को। यानी कि नेक्स्ट मंथ को जब आपका 27 अक्टूबर हो गया तो 28 अक्टूबर हो जाएगा फ्राइडे, 29 छुट्टी हो जाएगा, 30th आपका संडे हो जाएगा, 31 अक्टूबर। यानी कि 31 अक्टूबर जो कि मंडे होगा, उस दिन पे मेरे डीमैट से शेयर दिया जाएगा। किसको? उस दिन पे मेरे अकाउंट से शेयर दिए जाएंगे सामने वाले पार्टी को, जिसके पास ये था, जो मेरे पास आएगा खरीदने उनको। अब वो कैसे सेटलमेंट होंगे थोड़ा देर बाद बहस करेंगे। अभी आ जाते हैं वापस। ये कागज़ के टुकड़े जिसको दे दिया, मान लीजिए थोड़ा देर के लिए मैंने आपको दे दिया, आप हो मिस्टर एच, इसको होल्डर भी बोला जाता है। होल्डर क्यों? क्योंकि ये कागज़ के टुकड़े आप होल्ड करोगे, ये अधिकार पत्र को आप होल्ड करोगे, इसीलिए आपको होल्डर बोला जाता है। मैंने लिखा है अधिकार को पत्र को, इसीलिए मुझे राइटर बोला जाता है। ठीक है, अब देखिए ध्यान से, इस मिस्टर होल्डर के पास क्या है बताइए? मिस्टर एच हैज राइट, अधिकार है, चॉइस है, ऑप्शन है खरीदने का रिलायंस का शेयर 2400 में 27 अक्टूबर पे। मेरे पास मजबूरी है, मिस्टर डब्ल्यू इज बाउंड टू सेल शेयर इफ रिलायंस एट 2400 ऑन 27 अक्टूबर इफ एच अप्रोचेज। अगर ये बोलता है कि मुझे शेयर खरीदना है तब मुझे बेचना पड़ेगा। आप कहते हो मुझे शेयर नहीं खरीदना है तो मुझे नहीं बेचना पड़ेगा। तो अब कि बताइए क्या होगा? ये सारे चीज़ तो डिपेंड करता है कि 27 अक्टूबर को क्या होता है। ठीक है, चलो एक काम करते हैं, हम लोग सोचते हैं 27 अक्टूबर को क्या होता है। सीधा आऊँगा, फिर दोबारा बाद में आऊँगा। ये देखिए हम लोग अभी यहाँ पे खड़े हैं, याद रखिएगा, जहाँ पे रिलायंस यहाँ क्लोज कर रखा है कितने के अराउंड? 2498 पे। याद रखिएगा 2498 पे रिलायंस जो है ये 16 सितंबर को ये आपका हो रहा है। हम आज यहाँ खड़े हैं, इस पॉइंट पे हम लोगों ने एक कॉन्ट्रैक्ट पेपर लिखा था, इस पेपर पे साइन किया मैंने और ये पेपर मैंने आपको हैंडओवर कर दिया। अब इस पे लिखा हुआ है 27 अक्टूबर, तो आपको कायदे से 27 अक्टूबर तक वेट करना पड़ेगा अगर मेरे से कुछ आप लेना, शेयर खरीदना चाहते हो तो। आप बोलोगे नहीं मुझे तो शेयर नहीं खरीदना है, तो फिर एक काम करो, ये कागज़ के टुकड़े आपके पास होगा ना? हाँ होगा। आप चाहो तो इस 27 अक्टूबर से पहले ये किसी और को बेच भी सकते हो। अब बोलो क्या बात कर रहे हो? हाँ, आप 27 अक्टूबर से पहले ये कागज़ के टुकड़े किसी और को दे दो, जिसके पास ये कागज़ के टुकड़े जाएगा उनके पास ये अधिकार ट्रांसफ़र हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो अधिकार पत्र है वो किसी और को बेच देना आप। और आपने याद रखिएगा ये कागज़ के टुकड़े मैंने आपको फ्री में नहीं दिया होगा। क्यों नहीं दूंगा मैं अभी थोड़ा देर के बाद बताऊंगा। तो आपने कुछ मुझे पे किया होगा, वो क्यों पे किया होगा, कितना पे किया होगा, इस पे हम लोग अभी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, अब आप सोचिए क्या होता है, ये कागज़ के टुकड़े आपने किसी और को बेच दिया, तो आपने क्या करा, अपने अधिकार किसी और को ट्रांसफ़र किया। अब उनकी जो अधिकार है वो मेरे से अब बना रह जाएगा। यानी कि 27 अक्टूबर को अब अगर वो सामने वाले जिसको आपने अपने अधिकार ट्रांसफ़र किया है, अगर वो आता है मेरे पास और बोलता है कि मुझे शेयर खरीदना है, तो मुझे शेयर बेचना पड़ जाएगा, मजबूर होऊंगा मैं 2400 में शेयर बेचने के लिए। तो अब क्या करना है बताइए? कोई ना कोई तो 27 अक्टूबर तक रहेगा मार्केट में, आप रहो या आप किसी और को दे दिया वो रहेगा। तो वो 27 अक्टूबर को क्या कहता है देखिए ध्यान से, ये रहा, देखना आप ध्यान से, ये आ गया 27 अक्टूबर, ये है हमारा 27 अक्टूबर का लाइन। ठीक है, इतने दिन मार्केट में बीत गया। अब यहाँ पे क्या होता है देखिए, दो केस बन सकता है, केस 1 और यह है यहाँ पे बताइए केस 2 बन सकता है। केस 1 क्या है देखिए कि आपका मार्केट में प्राइस जो है 2600 पे पहुँच गया, जो आज मार्केट में कितने के प्राइस से बताइएगा, जो आपका अभी 2498 का दिख रहा है आपको, ये प्राइस आपको कितने के पहुँच जाता है 27600 का, या ये आपका प्राइस पहुँच जाता है यहाँ पे केस 2 मैंने लिया है जो कि पहुँच जाता है कितने पे 23 पे। होप ये विजिबल होगा। ओके, अब देखिए इसमें, हाँ ये कुछ लोगों को बाद में देखता हूँ कमेंट रहता है कि सर ब्लर दिखता है, आप वीडियो की क्वालिटी सही डाल दीजिए, दिखता नहीं है। आप एक काम करिए, आपको शायद यूट्यूब की
फीचर्स नहीं पता है वहाँ पे जाइए, वहाँ पे आपको पिक्चर क्वालिटी आपको हाई क्वालिटी प्रेस कर लीजिए तो ऑटोमेटिक आ जाए। क्योंकि बहुत बार क्या होता है, नेट की स्पीड जब आपकी स्लो होती है तो ऑटोमेटिकली उसकी रिजोल्यूशन कम करके आपके तक करता है ताकि बफरिंग ना हो। बट आप हाई क्वालिटी कर लोगे तो आपका क्या होगा, ये सही से दिखेगा, तो आपको उस टाइम धुंधला धुंधला नहीं दिखेगा। देखो वैसे फिर मैंने इसीलिए मैं देख रही हूँ ये सब चीज़ मैं आपको ग्राफ पे दिखा सकता था ब्रोकर के टर्मिनल पे, लेकिन ब्रोकर के टर्मिनल पे अभी नहीं दिखाया क्योंकि वहाँ पे इतना जूम नहीं कर पाते हम लोग। ठीक है, चलो वापस आते हैं। दो केस है, अब सोचिए दो केस में क्या होता है। 2600 पे पहुँच गया, ध्यान से देखिए, यानी कि रिलायंस की जो शेयर है ना वो कितने पे पहुँच जाता है बताइए, 2600 पे। आपको ये देखो, ये है स्ट्राइक प्राइस, आपको खरीदने का अधिकार दिया गया था कितने पे बताइएगा, 2400 पे। आप क्या सोचोगे, सोचिएगा, आपको दिया गया है अधिकार, ये कागज़ के टुकड़े में ये लिखा हुआ है कि आपको मर्जी हो तो 2400 में ख़रीद लेना। आप बोलोगे हाँ 2400 में ख़रीद लेंगे, लेकिन आप एक चीज़ बताइए, अभी मार्केट में कितने का पहुंच गया रिलायंस का शेयर। आप बोलोगे सर रिलायंस का शेयर केस 1 यहाँ चला गया, प्राइस ऑन 27 अक्टूबर को 2600 पे चला गया। ठीक है, ये देख रहे हो, मान लीजिए इस तरीके का कैंडल बनाता है और कैंडल यहाँ क्लोज देता है, क्लोजिंग प्राइस पे होता है। याद रखिएगा आप लोग, जब भी जो ट्रेडिंग होती है, जो सेटलमेंट होती है वो क्लोजिंग प्राइस पे होती है। तो 2700 पे पहुँच गया। अब भाग क्या होगे मेरे पास, क्योंकि आप बताओ जिस चीज़ों को आप ये कागज़ के टुकड़े मुझे दिखा के मेरे से कितने में शेयर खरीद के जाओगे, 2400 में। तो आप क्या सोच रहे हो, अरे मज़ा आ गया, मुझे 200 रुपीज़ का क्या हो जाता है, बेनिफिट मिल गया। लेकिन आपको याद रखना, आपको शेयर खरीदने पड़ेंगे। आप एक नोशनल कैलकुलेशन कर पा रहे होंगे, क्या बताइए कि अच्छा जी मेरे को तो 200 रुपीज़ का क्या हो जाता है, बेनिफिट हो जाता है। ठीक है, तो ये जो है ना, ये जो 200 रुपीज़ का बेनिफिट हुआ, इसको हम लोग अब फिलहाल के लिए नोशनल बेनिफिट बोलते हैं। उसको खास करके मार्केट के लैंग्वेज में पे ऑफ बोला जाता है, लेकिन ये नोशनल है। नोशनल का मतलब आप बस महसूस कर सकते हो, लेकिन आपको ये 200 रुपीज़ मैं नहीं देने वाला, मुझे मेरे से तो आपको शेयर ही खरीदना पड़ेगा, दूसरा कोई चॉइस आपके पास नहीं है। आप अगर, चलो ये हो गया, तो हम सिंपली ये कह सकते हैं कि आपको 200 रुपीज़ का क्या दिखेगा, यहाँ पे बेनिफिट आपको नज़र आ सकता है। यही मैंने बोला, देखिए ऑन एक्सपायरी पे अगर ये हो जाता है तो प्राइस, अब चलो एक एक करके रीड क्या करना है, आप खरीदने की कोशिश करोगे, ही विल एक्सरसाइज हिज राइट, इसको एक्सरसाइज करना बोलते हैं। आप अपने अधिकार को एक्सरसाइज करोगे और मेरे से शेयर कितने में खरीद लोगे आप, 2400 में। अब आता है केस, यही ऑप्शन एक्सरसाइज होगा, याद रखिएगा। अगर स्ट्राइक प्राइस से मार्केट अगर ऊपर रहा, कहीं पे भी रहेगा, तो ये कॉल ऑप्शन एक्सरसाइज होते हैं और उस केस में आपको शेयर खरीदना पड़ेगा। याद रखिएगा, खरीदना ही पड़ेगा आज के रेट पे, दूसरा कोई चॉइस नहीं है। पुराने प्रोविज़न ये हुआ करता था कि आपको 200 रुपीज़ दे दिया जाता था, मैं राइटर हूँ, मैं आपको 200 रुपये दे देता, लेकिन आज के रेट पे 200 रुपये नहीं दूंगा, मुझे शेयर देना पड़ेगा और आपको शेयर खरीदना पड़ेगा। ओके, तो यही चीज़ मैंने लिखा होगा कहीं पे, कहाँ गया कहाँ गया कहाँ गया, ये देखो, इक्विटी ऑप्शंस आर सेटल्ड करेंटली, इक्विटी ऑप्शंस आर सेटल्ड विद डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग ऑन T+2 डेज, वो टी इज़ द एक्सपायरी डेट। अगर ये थर्सडे को अगर एक्सपायर हो रहा है तो आपकी जो सेटलमेंट चलती है ये आपको होती है T+2 में, मंडे को होगी सेटलमेंट। ठीक है, तो ही हैज़ टू पे 6 लाख फॉर 250 शेयर, आपको 6 लाख देने पड़ेंगे और 250 शेयर आपको मंडे को मिल जाएगा। ओके, अब वापस आते हैं केस 2 में। अगर मार्केट में 2300 का शेयर हो जाता है, आप क्या बोलोगे, अरे रिलायंस का शेयर तो कितने का हो गया, थोड़ा देर के लिए सोचिए, दिस इज द रिलायंस का शेयर। ठीक है, ये तो मार्केट में 2300 का चल रहा है, क्यों मैं 2400 का खरीदूं। आप क्या करोगे, इस कागज़ के टुकड़े को फाड़ के डस्टबिन में डाल दोगे, ये अधिकार पत्र आपके लिए बेकार हो गया। ये अधिकार जो दे रहा था ना, जो पत्र, वो पत्र का कोई काम नहीं है। एक और भी बात, वो जो आपको 200 रुपीज़ का जो पहले बेनिफिट दिया था, इस कागज़ के टुकड़े ने दिया था, ये है कॉल ऑप्शन, ये अधिकार पत्र ने आपको कितने का फ़ायदा दिया था, 200 रुपये। अगर ये पेपर आपके पास ना हो तो आप मेरे पास नहीं आ सकते हो खरीदने के लिए, कितने में, 2400 में, क्योंकि मार्केट में शेयर 2600 आ रहा है, तो मैं आपको 2400 में क्यों बेचूंगा, नहीं बेच सकता। इसका सिंपल सा मतलब क्या हो गया कि ये आप मेरे से खरीदने आओगे अगर, तो ये अधिकार पत्र लेके आना, समझ आइएगा। अब इसका मतलब इस अधिकार पत्र ने आपको सस्ता खरीदने का अधिकार दे दिया, कितने रुपये का, 200 रुपीज़ सस्ता खरीदने को अधिकार दिया। इसका मतलब कहीं ना कहीं इस अधिकार पत्र से जो आपको बेनिफिट मिला है वो 200 रुपीज़ का मिला है। तो मैं ये भी बोल सकता हूँ एक्सपायरी पे इस कागज़ के टुकड़े का वैल्यू कितना हो गया आपके लिए, 200 रुपीज़। आगे जाके इस 200 रुपीज़ को हम लोग बोलेंगे इंट्रिंसिक वैल्यू भी बोलेंगे, चलो जब आएगा तब देखेंगे। अभी वापस आइए, अगर ये चला जाता है यहाँ पे, तो उस केस में हमारा ऑप्शन क्या हो जाता है, देखिए
यही चीज़ हमने लिखा है कि अगर 27 अक्टूबर को अगर इक्विटी शेयर का प्राइस नीचे चला जाता है जाकि 2300 पे चला जाता है, तो इन दिस केस मिस्टर एच, जो आप ये होल्ड कर रहे हो ना, होल्डर नॉट एक्सरसाइज हिज राइट टू बाई शेयर एट अग्रीड प्राइस ऑफ 2400, नहीं खरीदोगे आप, बिकॉज इट इज़ अवेलेबल एट चीपर रेट। चीपर रेट पे जब अवेलेबल है तो आप वहाँ जाके खरीदोगे ना, यहाँ मेरे से क्यों खरीदोगे महंगे। हेंस ऑप्शन लैप्सेज, ये कागज़ के टुकड़े, ये है ऑप्शन, अधिकार पत्र लैप्स हो जाएगा, ठीक है, और मिस्टर एस लॉस कर लेगा 100% ऑफ हिज कैपिटल टोटल प्रीमियम पेड। अब आते दोबारा वापस, मिस्टर एस के तो दोनों हाथ में लड्डू है, शेयर महंगा हो गया 2400 में खरीद दो, शेयर सस्ता हो गया आप इस कागज़ के टुकड़े को फेंक दो, आपको पेमेंट तो नहीं करना पड़ेगा। तो आप मुझे बताइए, ये जो मिस्टर डब्लू है क्या वो बेवकूफ़ था क्या। ये मिस्टर राइटर जो आपको लिख के दिया था कि आप चाहो तो मेरे से 2400 में ख़रीद लेना, तो आपको तो पता ही है या तो आप खरीदोगे या तो कुछ नहीं खरीदोगे। तो आप मुझे बताइए, अगर जब आप खरीदने आओगे तो ये तो मजबूर होगा बेचने के लिए, क्योंकि बाउंड टू सेल शेयर। अब आप मुझे बताइए, आप खरीदने आ रहे हो, मतलब इसको नुकसान हो रहा है क्योंकि मार्केट में महंगा होगा, और तो आप कितने में खरीदने आओगे 2400 में। तो इसको जब पहले से पता है कि मुझे नुकसान होना कन्फर्म है, तो उसके लिए वो क्या करता है, पहले ही आपसे कुछ प्रीमियम चार्ज करता है। मिस्टर एच पेज 170 प्राइस ऑफ अधिकार पत्र, ये जो अधिकार पत्र जिसकी आपका प्राइस पहुंच गया था ना एक्सपायरी पे जाके 200 रुपये का, ध्यान से रखिएगा, एक्सपायरी पे अभी मैंने बताया ना आपको कि 2600 हो जाएगा, तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा आपका 200 का वैल्यू हो जाएगा, वही 200 रुपीज़ आपका बेनिफिट हुआ। तो आपको क्या करता है मिस्टर डब्ल्यू, इसके लिए कुछ पहले ही चार्ज करता है जिसको बोला जाता है प्रीमियम, नोन एज प्रीमियम। ये अधिकार पत्र का प्राइस है, वो इस कागज़ के टुकड़े के प्राइस को मार्केट में क्या बोला जाता है, प्रीमियम बोला जाता है। ये नॉन रिफंडेबल होता है, ये आपको होल्डर से राइटर ले लेता है और राइटर कभी आपको वापस नहीं करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, अगर ये कागज़ के टुकड़े वर्थलेस होकर अगर आपने फेंक दिया, तो उस केस में मिस्टर एच ने जो पहले 175 दिया था वो सारा क्या हो जाएगा, नुकसान हो जाएगा। अब आपके दिमाग में आएगा कि सर ये 175 कहाँ से आया, ठीक है। ये देखिए, आप गए एनएससी में रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का डेरिवेटिव, देखो पहले जो था आपका रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का क्या था बताइए, इक्विटी, जो कि 2400 का चल रहा था। मैं कहाँ गया एनएससी में, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का क्या देखा, यहाँ पे देखिए कि स्टॉक ऑप्शंस है 27 अक्टूबर का, कॉल ऑप्शन है, स्ट्राइक प्राइस हमने सेट किया है 2400 का। तो देखो इसका लास्ट ट्रेडेड प्राइस, ये अधिकार पत्र को ट्रेड किया गया है सबसे लास्ट में 175 रुपीज़ में। मतलब जो बायर जो इस अधिकार पत्र को खरीद रहा था वो 175 दे रहे थे किसको, जिसने कागज़ के टुकड़े लिखा था, ठीक है। ये नॉन रिफंडेबल है, याद रखेंगे। अब क्या होता है बताइएगा ध्यान से, इस केस में, कौन सी केस में, जब मार्केट में प्राइस कहाँ चला गया, सोचना, जब मार्केट में प्राइस ये 2600 पे चला गया, तो आपने क्या देखा, अरे 2400 में आप खरीदने को, क्योंकि आपको खरीदने का अधिकार दिया गया था 2400 में, तो आप क्या देखोगे 200 रुपये का आपको क्या दिखेगा, बेनिफिट दिखेगा। और इसके लिए पेमेंट कितना किया था आपने 175। तो आप मुझे बताइएगा आपको कितने का नेट में प्रॉफिट हुआ। अगर आप नेट में प्रॉफिट जाके चेक करने जाओगे तो देखिए, जब आपका प्राइस एक्सपायरी पे कितने का हो गया था बताइएगा 2600 का, तो देखो 200 रुपीज़ आपको मिला था, इसको बोला जाता है पे ऑफ, ठीक है। पे ऑफ उसको मैं अभी और जब बताता हूँ, आप बोलोगे कि शेयर खरीदना पड़ेगा, अरे नोशनल है, मिलेगा नहीं, लेकिन महसूस तो करोगे ना 200 सस्ता मिला है आपको। तो 200 का ये बेनिफिट इसकी कागज़ के टुकड़े की वजह से 175 पे किया था, तो होल्डर को जो कागज़ के टुकड़े होल्ड किया था उसको 25 रुपीज़ का कट कटा के बेनिफिट दिखेगा। राइटर क्या सोचता है, देखो मैंने तो 2400 में शेयर बेचा, जो शेयर 2600 का था, इसका मतलब मैं 200 का नुकसान कर रहा हूँ, और मैंने सिर्फ 175 लिया था, 200 देना पड़ रहा है ज़्यादा, और 175 लिया तो मुझे 125 क्या हो जाएगा, यहाँ पे नुकसान हो जाएगा। तो राइटर जो होता है ना, राइटर जो होता है वो अपना प्रॉफिट लॉस कैसे निकालता है, वो कहते हैं प्रीमियम हमने कितना रिसीव किया और कितना हमने पे ऑफ दिया था, ठीक है। अब यहाँ क्या होगा, अब आपको यहाँ पे पेमेंट नहीं होती है इक्विटी के केस में, लेकिन अगर यही निफ्टी और बैंक निफ्टी होगा तो वहाँ पे आपको डिलीवरी नहीं होता है। देखो यहाँ पे क्या लिखा है मैंने, इक्विटी के केस में तो डिलीवरी होता है, लेकिन इंडेक्स के केस में जहाँ पे निफ्टी बैंक निफ्टी ऑप्शंस जो है, यानी कि इंडेक्स ऑप्शन के अंदर या करेंसी ऑप्शन के अंदर या कमोडिटी ऑप्शन के अंदर आर सेटल्ड विथ डिफरेंशियल अमाउंट नोन एज पे ऑफ एज डिलीवरी ऑफ अंडरलाइंग इज नॉट पॉसिबल। मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिए, करेंसी के लिए
फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट रेगुलेशन, यहाँ मैनेजमेंट एक्ट आता है इंडिया में। यानी कि किसी को फॉरेन करेंसी खरीदना है, डॉलर खरीदना है, यूरो खरीदना है, पाउंड खरीदना है, जापानीज येन खरीदना है, तो आप अपनी मर्जी से जितना मर्जी करेंसी नहीं खरीद सकते। तो ये फेमा के अंदर रेस्ट्रिक्शंस डाला हुआ है। फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट के अंदर गवर्नमेंट ने रिस्ट्रिक्शंस डाला है कि देखो आप जितना मर्जी, आप मैं जाऊं बैंक में और मैं बोलूं कि मुझे डॉलर 1 लाख चाहिए, वो आपको नहीं खरीदने दे सकता है। बोलो क्यों नहीं खरीदने देगा? गवर्नमेंट कहता है कि फॉरेन करेंसी पे हमारा कंट्रोल है, पहले बताओ, ऑब्जेक्टिव बताओ क्यों खरीदना चाहते हो, ठीक है। इसीलिए ये जो करेंसी खरीदने बेचने का जो डिलीवरी है ना, आपको डॉलर चाहिए तो डॉलर चाहने वाले काम आपको बैंक में जाके करने पड़ेंगे, ओटीसी में, ओवर दी काउंटर, आपको एक्सचेंज में नहीं मिलेगा। यानी कि करेंसी का कोई डेरिवेटिव ले भी लोगे ना आप मार्केट में, तो आपको यहाँ पे डिलीवरी नहीं मिल सकता है। तो आपको क्या होगा, वो डिफरेंस, जैसे अभी देखा ना जो पे ऑफ के डिफरेंस करते हैं, वो आप ले लीजिए। इस कागज़ के टुकड़े से जितने का फायदा होता है वो आप मेरे से मांग लो, राइटर आपको पे करने को तैयार है। तो राइटर क्यों पे करेगा? क्योंकि राइटर पहले से आपके जिम्मेदारी लेके बैठा हुआ है ना, प्रीमियम लेके, इसके लिए। तो इसीलिए इन सब चीज़ों का जो होता है ना, डिलीवरी नहीं होता है, पॉसिबल नहीं है। इंडेक्स का तो क्यों नहीं होगा? क्योंकि इंडेक्स तो एग्जिस्ट करता ही नहीं ना। आपको तो पता ही है निफ्टी क्या है। अगर आपको नहीं पता है तो आपको निफ्टी प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। निफ्टी का आपको मैंने एक 2-2.5 घंटे का पूरा पोस्टमार्टम करके विद निफ्टी पे डाला हुआ है, पूरे कंपोनेंट। आप समझ जाओ, एक निफ्टी पे अगर मैंने 2 से 2.5 घंटे बताया होगा तो कुछ तो बता ही रहा होगा। आपको पता है मेरी आदत तो है नहीं फालतू की बकवास करने की, मेरी आदत तो है नहीं यहाँ पे आके डांस करने की, मेरी आदत तो है नहीं यहाँ पे क्या कहते हैं गाना गाने की। तो अगर 2.5 घंटे का वीडियो होगा तो मैं कुछ बता ही रहा हूँगा, और कुछ बता रहा होगा तो आपके नॉलेज के लिए ही होगा, ठीक है। चलिए वहाँ पे जाके देख लीजिएगा। निफ्टी जो होता है वो ग्रुप ऑफ दी एक नाम है, सिर्फ एक इंडिकेट करने वाले एक पोर्टफोलियो का नाम है, जो कि इसमें 50 कंपनी है। तो आपको निफ्टी अगर खरीदते हो तो निफ्टी का तो डिलीवरी नहीं दे सकता। तो निफ्टी अगर डिलीवरी नहीं मिलेगा तो हम क्या कहते हैं, चलो कोई बात नहीं, डिफरेंस अमाउंट ले लो, जो हमारे एग्जाम्पल में 200 रुपीज़ बनता था। तो पे ऑफ क्या हो जाएगा बताइए इस केस में, इस इंडेक्स के केस में क्या बनेगा बताइए पे ऑफ, या करेंसी के केस में पे ऑफ क्या बनेगा? जो क्लोजिंग प्राइस है एक्सपायरी डेट पे, जैसे हमारे एग्जांपल में 2600 आ रहा था और कितने में खरीदने का अधिकार था 2400 का, तो ये आपका पे ऑफ हो जाएगा। व्हेन क्लोजिंग प्राइस ऑफ अंडरलाइंग फॉल्स बिलो स्ट्राइक प्राइस, अगर स्ट्राइक प्राइस के नीचे जाता है यानी कि 2400 के नीचे जाता है, देन ये कागज़ के टुकड़े आपके कोई काम का नहीं रहा और वो लैप्स हो जाएगा और पे ऑफ हो जाएगा आपका नील, क्योंकि आपको देना नहीं है, क्योंकि आपके पास चॉइस था। आप चाहो तो खरीदो, नहीं तो नहीं खरीदो। आप नहीं खरीदोगे तो मुझे क्यों देना पड़ेगा? तो यही हो जाएगा आपका क्या, नील हो जाएगा। पे ऑफ इज इनफ्लो टू होल्डर। अब आपका क्या होगा देखो, अब अगर ये इंडेक्स है या करेंसी है तो डिफरेंस तो देना पड़ेगा। तो ये जो 200 जो हमारे एग्जांपल जो था उसमें 200 अगर पे करना पड़ता, अगर यही चीज़ इंडेक्स या करेंसी या कमोडिटी होता तो वही बोल रहे कि आपको क्या करना पड़ेगा बताइए, होल्डर को पे मिलेगा और राइटर को जो होगा ना पे करना पड़ेगा एक्सपायरी पे जाके। तो अब आप सोचिए होल्डर का लॉस गेन क्या होगा बताइए, जितना पे ऑफ मिला वो डिफरेंस 200 रुपीज़ और 175 जो दिया था। राइटर का लॉस गेन क्या होगा, जो 175 लिया था और वो जो 200 पे कर रहा है। अब रहा सवाल कि 200 पेमेंट तो नहीं होगी, तो ये रहा ना नोशनल में आएगा ना, इक्विटी ऑप्शन को अलग से बोल रखा है, यहाँ नोशनल चलता है। नोशनल मतलब महसूस करो कि लॉस गेन कितने का हुआ, लेकिन एग्जैक्टली अमाउंट नहीं मिलेगा वहाँ पे, क्योंकि आपको शेयर खरीदना बेचना पड़ेगा वहाँ पे। तो नोशनल पीएल क्या होगा देखो, आप सोच रहे हो कि 200 रुपीज़ का बेनिफिट कितना पे किया, नोशनल पीएल होगा राइटर का, प्रीमियम जितना रिसीव किया पीएफ। तो क्या होगा, इक्विटी के केस में सारे नोशनल चलता है और इंडेक्स करेंसी कमोडिटी के केस में आपका सारा एक्चुअल चलता है। वहाँ पे एक्चुअल इतने का गेन आपको दिखेगा, यहाँ पे आपको दिखेगा नहीं, लेकिन आप यहाँ पे महसूस कर सकते हो कि इतना मेरे को इस कागज़ के टुकड़े से बेनिफिट हुआ है। चलिए, तो ये मैंने कवर कर दिया आपको, ठीक है, ये मैंने आपको कवर कर दिया। इसमें ज़्यादा कुछ अब बचता नहीं, लैप्स हो जाएगा। लैप्स हो गया तो आपका पूरा का पूरा 100% प्रीमियम चला जाएगा। यहाँ पे एक चीज़ मार्क करा हुआ है बीईपी। बीईपी का मतलब क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट, जहाँ पे कोई प्रॉफिट कोई लॉस नहीं होता है। इसका मतलब क्या हुआ देखिए, अगर आपको इस कागज़ के टुकड़े से सिर्फ 175 का बेनिफिट मिले 27 अक्टूबर यानी कि एक्सपायरी पे हो, तो आपने स्टार्टिंग में 175 पे किया था और आपको एंडिंग में 175 रुपीज़ ही सस्ता मिला, तो कोई फ़ायदा हुआ क्या? नहीं हुआ। तो 175 सस्ता कैसे हुआ देखो, आपका ये 2575 का मान लीजिए मार्केट में प्राइस हो जाता है रिलायंस के शेयर का। तो रिलायंस के शेयर का मार्केट में कैश सेगमेंट में कितना प्राइस हो गया, इक्विटी सेगमेंट में, यानी कि ये प्राइस की मैं बात कर रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा। ये जो इक्विटी सेगमेंट की प्राइस जो है, ये इक्विटी सेगमेंट की प्राइस जो कि आज आपका 2500 अप्रॉक्सीमेट दिखता है, अगर ये 2575 का दिख जाएगा तो आप क्या बोलोगे, अरे इस पे क्या लिखा है बताइए, इस पे क्या लिखा है 2400, अरे मैं खरीदूंगा शेयर 2400 पे।
तो 2400 पे मेरे से सर शेयर खरीदने आओगे, कितने का शेयर? 2575 का। तो आपको 175 का बेनिफिट नज़र आएगा, लेकिन जेब में कुछ भी नहीं बचा आपको। क्यों नहीं बचा? क्योंकि 175 आपने स्टार्टिंग में पे कर दिया था। ये मैंने नहीं दिखाया क्या 175? हाँ दिखा दिया था ना, ये रहा ना 175 पे किया हुआ था, वही 175 हमने यहाँ पे ले रखा है। उस कागज़ के टुकड़े का क्या था यहाँ पे? वैल्यू था। ओके चलिए, तो आप मुझे बताइए क्या ये बीईपी पे आ गए क्या हम लोग? हाँ, ब्रेक इवन पॉइंट। अच्छा बीईपी नहीं होगा कुछ लोगों को पता, क्योंकि ये फाइनेंस की टर्म है, आपको बता दूं। बीईपी का मतलब ब्रेक इवन पॉइंट मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस पॉइंट। ऐसा एक प्राइस जहां से ना आपको फायदा हो ना लॉस हो, उसको बीईपी बोला जाता है। ये फाइनेंस का टर्म है, हो सकता है आप लोगों ने नाम पहले कभी सुना हो, तो अब आप सुन लीजिएगा। ये प्राइस आपका बीईपी होता है। मतलब क्या हो गया पता है? होल्डर को फायदा कब होगा पता है? जब प्राइस इसके ऊपर निकलेगा, और अगर प्राइस इस बीईपी के नीचे रह गया तो उस केस में वो होल्डर क्या करेगा पता है? वो नुकसान करेगा। ये देखिए मैंने एक एग्जांपल लेके यहाँ पे दिखा रखा है कि देखो मार्केट में प्राइस हो जाता है 2300 का। याद रखिएगा, ध्यान एक एक करके देखते जाइए। आपको मैंने लिख के दिया है, आप इस पर ध्यान देते रहिए। कितना लिखा हुआ है नीचे? ये लिखा हुआ आपका 2400 का। तो आपको खरीदना पड़ेगा 2400 में, लेकिन सामान कितने का चल रहा है मार्केट में? 2300। आप बोलोगे नहीं खरीदना है, तो नहीं खरीदोगे तो आपको तो कुछ भी बेनिफिट नहीं हुआ, तो पूरे के पूरे 175 लॉस हो गए। इसका मतलब क्या हो गया मुझे बताइए? आपका ये कागज़ के टुकड़े वर्थलेस हो जाएगा अगर रिलायंस का शेयर प्राइस 2400 से या 2400 से नीचे होगा। तो ये देखो 2400 या इससे अगर नीचे होगा तो उस केस में ये ऑप्शन लैप्स होगा, और ऑप्शन लैप्स होगा तो आपका पे ऑफ हो जाएगा 0, ठीक है। और उस केस में आपका 100% पे ऑफ प्रीमियम जो है ना वो आपका लॉस हो जाएगा। लेकिन मार्केट अगर इससे ऊपर निकलता है, देखो मार्केट में प्राइस हो जाता है 2450 का, तो आप क्या बोलोगे? अरे हाँ अब तो हम खरीदना चाहेंगे ना, क्योंकि खरीदोगे तो 2400 में, अधिकार तो दिया गया 2400 खरीदने का। तो आप बोलोगे अच्छा 2400 में मुझे खरीदना है, हाँ कितने का शेयर? 2450 का शेयर। ये प्राइस जो दे रहे हैं ना ये शेयर का प्राइस याद रखिएगा। तो 50 रुपये मिला, लेकिन अभी भी नुकसान में हो आप। ये देखो ध्यान से, जब तक आपका देखो ये है स्ट्राइक प्राइस, मार्केट अगर इधर है, ये देखो 2300 पे हो जाए, 2350 पे हो जाए, 2400 पे हो जाए, ये देखो 2350 2400 कहीं पे भी रहेगा, आपका पूरे के पूरे 175 लॉस हो जाएगी। ये देखो 175 लॉस हो जाएगी। यानी कि जिसने कागज़ के टुकड़े खरीदा है उसको मैक्सिमम लॉस क्या हो सकता है? उसका प्रीमियम। उससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता, याद रखिएगा। इससे ज़्यादा का लॉस नहीं हो सकता है जितना आपने स्टार्टिंग में पे किया था, क्योंकि बाद में क्या होगा? या तो आपके फेवर में जाएगा या नहीं जाएगा। जाएगा तो ले लोगे, नहीं जाएगा तो पे तो करना है ही नहीं, क्योंकि वन साइडेड कॉन्ट्रैक्ट है, ये ऑप्शन है आपके पास। अच्छा तो अब देखिए इसमें, तो इसीलिए हमने बोला है कि देखो इससे नीचे आपका 175 का लॉस हो जाएगा। अच्छा जब आपका 2450 पे गया तो अभी लॉस थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि ये जो 50 रुपीज़ मिला था ना उससे आपका ये लॉस क्या हो गया यहाँ पे थोड़ा सा, क्योंकि ये मिलता है ना आपको, पे ऑफ आपको रिसीव होगा क्योंकि होल्डर हो आप, और राइटर जो क्या करता है आपको पे करता है। राइटर का सिचुएशन अलग बताता हूँ आपको। तो अब उस केस में देखिए आपका धीरे धीरे लॉस अब आपका क्या होना शुरू हो जाएगा। और अभी आपने देखा था जब आपका प्राइस कहाँ पहुँचेगा? 2575 पे पहुँचेगा तो आप बीपी पे आ जाओगे 2575 पे। तो आपको ये पता है, ये देखिए 2575 जब आएगा मार्केट में प्राइस, ये देखो 2575 पे जाके आपका प्रॉफिट लॉस 0 हो जाएगा। ठीक है, ये देख रहे हो, ये है आपका प्रॉफिट लॉस का लाइन। ये लाइन 0 प्रॉफिट लॉस का, इससे नीचे है तो आपका लॉस है, अगर इससे ऊपर गए तो आपका क्या हो जाएगा? प्रॉफिट हो जाएगा। तो अब देखो यहाँ पे, अब आपका क्या होता है यहाँ पे 25 रुपीज़ का प्रॉफिट, 75 देख रहे हो प्रॉफिट बढ़ना शुरू होगा। अगर मार्केट में प्राइस बढ़ते ही जाए रिलायंस का, तो ये कागज़ के टुकड़े का जो बायर है ना, होल्डर, उसको फ़ायदा होता ही जाएगा, होता ही जाएगा। मान लीजिए मार्केट में प्राइस पहुँच जाता है 3000 पे, आप क्या सोच रहे हो? अरे मज़ा आ गया, ये 3000 का शेयर आप कितने में खरीदोगे? इसको दिखा के मुझे 2400 में। अब बोलोगे अच्छा 600 का मुझे फ़ायदा हो गया। अच्छा 600 का फ़ायदा हुआ, लेकिन 175 आपने पे किया था, तो क्या हुआ बताइए? 600 माइनस 175 कितना हो गया? 425 का आपका प्रॉफिट हो गया। तो देखो प्रॉफिट का एरिया आपका अनलिमिटेड है। इसमें देखो ध्यान से, आपका मैक्सिमम लॉस कितना हो सकता है? जितना आपने प्रीमियम पे किया है मैक्सिमम लॉस इतना ही हो सकता है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब आप देखिए ध्यान से, मार्केट हम यहाँ पे है, आज स्पॉट प्राइस देखा ना अप्रॉक्सीमेटली आज यहाँ पे है। अगर यहाँ से इतना दूर तक चले भी जाए तो भी होल्डर को कोई फ़ायदा नहीं होना है, क्योंकि ये देखो ना मार्केट आज हमारा यहाँ पे है, मार्केट यहाँ से यहाँ तक बढ़ भी जाता है इतने दिनों के बीच में, इतने दिनों के बीच में मार्केट यहाँ से यहाँ चला भी जाता है,
तब भी तो आप नो प्रॉफिट नो लॉस पे हो। इसका मतलब आपको फ़ायदा कब होगा, जब प्राइस बीईपी के ऊपर निकलेगा, तभी सिर्फ उस केस में कॉल के जो होल्डर हैं उसको फ़ायदा हो सकता है। मतलब आपका इस वाले पॉइंट से अगर बाहर निकलेगा, मार्केट में प्राइस जब ऊपर जाएगा तभी आपका प्रॉफिट होगा और प्रॉफिट बढ़ता जाएगा। अभी सारे के सारे एक्सपायरी की एनालिसिस हो रहा है, याद रखिएगा, क्योंकि एक्सपायरी से पहले की एनालिसिस ही एडवांस लेवल की एनालिसिस है। अभी कुछ लोग कहते हैं ना एडवांस लेवल की एनालिसिस क्या है, तो ये एक्सपायरी से पहले इस कागज़ के टुकड़े को खरीद बेच पाना और उसके वैल्यू में प्रीमियम में कितने का चेंज आना, वो एक्सपर्टीज है। तो वहाँ तक जाने के लिए पहले ही इसकी नेचर तो समझो कि कागज़ के टुकड़े है क्या, ये अधिकार पत्र किस चीज़ को बोलते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। अब सोचो राइटर के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइटर को क्या होता है बताइए। जब आप अपने अधिकार को यूज़ करने आओगे, जब आप अपने चॉइस को यूज़ करने आओगे, अगर आप शेयर ये दिखा के मेरे पास आए हो खरीदने के लिए, मतलब समझ जाइए मेरा तो नुकसान है और मैं मजबूर हूँ सस्ते रेट पे बेचने के लिए, क्योंकि यहाँ पे मैंने लिख के दिया था कि मैं आपको 2400 में बेचूंगा। तो ये जो 2400 में जो बेचने की बात हो रही थी, तो मैं मजबूर हूँ ना बेचने के लिए, जबकि वो सामान महंगा है। तो उस केस में मेरे लिए एक्सपायरी पे पे ऑफ, राइटर के लिए एक्सपायरी पे पे ऑफ माइनस होता है। अब इसमें केस में देखो क्या होगा, ये जो पे ऑफ है, अगर मार्केट में प्राइस 2900 का चला जाता है तो 2400 में खरीदने के लिए आप आओगे, इसका मतलब मुझे 500 सस्ता बेचना पड़ रहा है। तो मुझे क्या हुआ बताइए, मैंने आपसे इस कागज़ के टुकड़े के लिए लिया तो था 175, लेकिन मुझे एक तरीके से देखा जाए तो मुझे कितने का नुकसान हो रहा है, 500 रुपये सस्ता बेचना पड़ रहा है, नोशनली सही, क्योंकि मेरे को तो शेयर देना पड़ेगा। ठीक है, तो आप मुझे बताइए 500 रुपीज़ का नोशनल नुकसान है 175, तो एक तरीके से देखा जाए तो मेरा 325 का लॉस है। आप एक चीज़ देखिएगा, जितना होल्डर कमाता है उतना ही राइटर गवाता है, जितना होल्डर कमाता है उतना ही राइटर गवाता है, जितना होल्डर गवाता है उतना ही राइटर कमाता है। डेरिवेटिव एक जीरो सम गेम है, एक के जेब से पैसे निकलते हैं, दूसरे के जेब में पैसे जाता है। वैसे भी सोचो, कॉन्ट्रैक्ट था ना, ये शर्त था। आप मुझे बताइए, इंडिया पाकिस्तान की, चलो एक क्रिकेट मैच होने वाला था वर्ल्ड कप का, आपने उसमें शर्त लगाया था, तो आप मुझे बताइएगा उस शर्त के अंदर क्या होगा, आप अगर जीतोगे तो काउंटर पार्टी आपको पे करेगा। यही यहाँ पे होल्डर और राइटर के बीच की लड़ाई है, या तो होल्डर जीतेगा या राइटर जीतेगा। होल्डर जो कागज़ के टुकड़े होल्ड कर रहा है, अगर वो कमाएगा तो इसका मतलब जिसने लिखा है कागज़ के टुकड़े उसको देना पड़ेगा राइटर को, सिंपल सी बात है। अब सोचिए राइटर को कितने का लॉस हो सकता है। अब बोलोगे सर लॉस तो अनलिमिटेड है, क्योंकि रिलायंस के शेयर तो कहीं भी जा सकता है, क्योंकि रिलायंस के शेयर अगर 5000 पे पहुंच गया तो, अब बोलोगे अरे 5000 पे अगर पहुंच गया रिलायंस के शेयर, तब भी आप आओगे दिखा के कागज़ के टुकड़े कितने में खरीदने के लिए, 2400 में खरीदने के लिए। तो अब क्या होगा बताइए, अब तो दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, चलिए, तो इस केस में राइटर के पास अनलिमिटेड रिस्क है, होल्डर के पास अनलिमिटेड प्रॉफिट है कमाने की। ये देखो अनलिमिटेड, ये अनलिमिटेड प्रॉफिट कमा सकते हैं होल्डर, देख रहे हो आप, लेकिन राइटर अनलिमिटेड लॉस कर सकता है। देख रहे हो, जितना आप इधर कमाओगे पॉजिटिव की तरफ, क्योंकि ये था जीरो का लाइन, इससे ऊपर है आपका डॉट, तो इसका मतलब कमा रहे हो, इससे नीचे मतलब गवा रहे हो। देख रहे हो आपका प्रॉफिट माइनस में जा रहा है, तो इस लाइन से नीचे जाना पड़ेगा। तो ये देखो यहाँ पे अगर ये आपका आ गया तो ये क्या है, इतने रुपीज़ का लॉस। तो जहाँ पे 425 राइटर लॉस करेगा, क्योंकि ये राइटर का पे ऑफ ग्राफ है, यानी कि नेट पीएल ग्राफ है, प्रॉफिट लॉस ग्राफ है इसको। ठीक है, तो क्या होता है देखो, राइटर जो होता है मार्केट में अगर बीपी से नीचे रह जाए तो राइटर कमाता है। देखो राइटर है, इसको मैक्सिमम प्रॉफिट राइटर का 175 हो सकता है, इधर की तरफ राइटर क्या कर सकता है, कमाता है। और बीपी के जब मार्केट में प्राइस ऊपर निकलता है तो राइटर क्या करता है, गवाना शुरू करता है। राइटर को अनलिमिटेड लॉस हो सकता है। और याद रखिएगा, जितना लंबा टाइम पीरियड है उतना ही ज़्यादा अनसर्टनिटी है लॉस ज़्यादा करने की। आपको ये थोड़ा सा भी जो बोला है, थोड़ा देर बाद हम इस पर डिस्कशन करेंगे। तब होता क्या है, देखो इस तरह मार्केट इससे इधर जाएगी, इसकी प्रोबेबिलिटी कम होता है, मार्केट इससे इधर रहेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगा। मतलब क्या होता है, देखो मार्केट अगर बीपी के ऊपर चला जाए इसकी प्रोबेबिलिटी कम है, मार्केट बीपी के नीचे रहे इसका प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है। आप बोलोगे सर ऐसे कैसे आप बोल सकते हो, आइए ध्यान से सुनिए। ये है हमारा आज का डेट, सुनिएगा आप। यहाँ पे हम आज कहाँ है बताइए, हम आज यहाँ पे, यहाँ से क्या होगा, मार्केट या तो ऊपर जाएगा या मार्केट नीचे जाएगा। आपको पता है हमारा बीपी रेंज कहाँ से, देखो ध्यान से, हमारा अगर यहाँ पे बीपी रेंज अगर देखा जाए तो ये देखना थोड़ा ध्यान से, ये है हमारा बीपी का रेंज, यही है ना बीपी का रेंज। अब आप मुझे बताइए, हम मार्केट में भी यहाँ पे है, मार्केट ऊपर भी हो गया, अभी बीपी के नीचे हो, होल्डर गवाता है,
होल्डर गवा रहा है। देखो मार्केट ऊपर जा रहा है, क्योंकि मार्केट दो ही चीज़ हो सकता है, या तो मार्केट ऊपर जाएगी या मार्केट नीचे जाएगी, क्योंकि हम आज यहाँ स्टैंड करते हैं। तो आप मुझे बताइए, मार्केट नीचे जा रहे हो तब भी होल्डर गवा रहा है क्योंकि आप बीपी के नीचे हो, मार्केट ऊपर जा रहे हो तब भी गवा रहे हो क्योंकि आप बीपी के नीचे हो। आप कब कमाओगे? जब बीपी के ऊपर जाएगा। अब आप एक काम करिए, यहाँ से यहाँ तक के बीच का रेंज कितना है आप एक बार कैलकुलेट करना। 2575 माइनस 2498, 77 रुपीज़ का ये गैप है। यानी कि मार्केट अगर यहाँ से यहाँ तक अगर 77 रुपीज़ अप भी हो जाता है तब भी होल्डर को नहीं, ये कागज़ के टुकड़े जो खरीद रहा है ना, उसको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। अच्छा, ये इसके ऊपर भी चला जाए तो कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। मतलब 77 रुपीज़ जो होता है वो कितना परसेंट अगर होता है, अगर ये मैं कैलकुलेट करूं तो 77 डिवाइडेड बाई 2498 मल्टीप्लाई बाय 100, ये आपका अप्रॉक्सीमेटली 3.08% का अप मूवमेंट है। ध्यान से सुनिएगा, मैं अभी एक्सपायरी तक की बात हो रही, याद रखिएगा। पहले क्या बोला है मैंने, एक्सपायरी से पहले की एनालिसिस हम बाद में करेंगे, नेक्स्ट क्लास में करेंगे, पुट ऑप्शन पढ़ने के बाद, नेक्स्ट टू नेक्स्ट क्लास में जाएगा हमारा। तो अब मुझे बताइए करंट लेवल से, देखो आपने क्या बोला, मार्केट यहाँ से ऊपर जाएगा, हाँ 3% ऊपर भी चला जाए तब भी होल्डर को, ये कागज के टुकड़े खरीदने वाले को कोई फायदा नहीं हुआ, और नीचे रह गया तो फायदा होगा ही नहीं होगा। ठीक है, मार्केट अगर इन दोनों के बीच में है तो आपका टोटल लॉस तो प्रीमियम नहीं है, लेकिन मार्केट इसके नीचे गया तो 175 पूरे आपने गवा दिया। किसने? जिसने इस कागज के टुकड़े को खरीदने के लिए आपने दिया था। मतलब मार्केट अगर स्ट्राइक प्राइस के नीचे निकल गया तब तो पूरे 175 का लॉस है आपका, लेकिन इसके ऊपर है तो लॉस तो अभी भी है, लेकिन 100% लॉस नहीं है, लेकिन लॉस तो है ना। तो आप मुझे बताइए, मार्केट अगर या तो नीचे जाएगा या ऊपर जाएगा, दोनों इसी बीच में रहने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा रहता है। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि अगर आप देखोगे तो प्रोबेबिलिटी भी हो सकता है, अगर टाइम मिलेगा, आप लोग का इंटरेस्ट रहेगा। अब आप लोग का इंटरेस्ट है या नहीं वो पता चल जाता है मुझे, आप लोगों की लाइक्स कमेंट से पता चलता है। वो मैं कभी डिमांड नहीं करता, आप लोग के अपने दिल से आनी चाहिए। मैं डिमांड करके अगर आप मुझे कुछ देते हो मतलब आप मेरे को रिस्पेक्ट करके करते हो। जब दिल से आता है ना तो बिना बोले हुए करते हैं। आपकी लाइक्स और कमेंट अगर बताते हैं तो मैं आपको बता दूंगा। अभी जो मैं ये प्रोबेबिलिटी कैलकुलेशन करना भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, ठीक है, वो थोड़ा एडवांस लेवल की बात है। ये कैलकुलेशन करना भी मैं आपको सिखा सकता हूँ, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल कैलकुलेशंस आएगी, ठीक है, और ये थोड़ा सा एक हाई लेवल की बात हो जाएगी। आज तक यूट्यूब के हिस्ट्री में किसी ने आपको एक कैलकुलेशन करने को नहीं सिखाया होगा। हज़ारों लोग आज के डेट पे आपको स्टॉक मार्केट सिखाता है, क्योंकि उस हज़ारों लोगों में हज़ारों लोगों की बस एक ही ऑब्जेक्टिव है, बस आपको दिखाना। वो अच्छे अच्छे दिखाएंगे, क्योंकि उनको पता है आपको मैंने अच्छा दिखा दिया बस तो आपसे तो पैसे लुटा ही जा सकता है ना, तो सिर्फ दिखाने आते हैं। आज तक मेरे हिसाब से अगर किसी को लगे कि प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करना अगर किसी ने सिखाया हो तो मुझे उस वीडियो का एक बार लिंक जरूर भेज दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पे आपका लिंक है ही, उस पर आप मुझे भेज दीजिएगा, ठीक है। हाँ, तो वो देखेंगे, आप लोग के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। ये हाई से एडवांस लेवल की बात हो जाएगी। हाँ, ये कुछ आपका जो ये ऑप्शन ट्रेडिंग का जो प्लेटफॉर्म है ना, वो प्लेटफॉर्म पे सॉफ्टवेयर के अंदर जरूर ये निकलता है, लेकिन वहाँ पे भी जाके आप चेक करोगे ना तो थोड़ा सा आपको उतना कॉन्फिडेंस नहीं आएंगे उनके प्रोबेबिलिटी को देख के। तो मैं आपको बताऊंगा, क्योंकि देखो क्या होता है, आपको अगर जाने रहोगे ना तो खास करके वो जो ऑप्शन ट्रेडिंग की जो प्लेटफॉर्म है, जैसे ऑप्स्ट्रा ऑप्शन, सेंसिबल, ये सब पेड भी है, कुछ कुछ फीचर्स फ्री भी देता है। तो फ्री का फीचर ही पहले यूज़ कर लो, जब आपको पसंद आए तो उन लोगों को पेड करो। ऐसा नहीं कि मुझे बोला है कि ये प्रमोशनल वीडियो है कि मैं इन लोगों का प्रमोशन कर रहा हूँ। आपको पता है मैं किसी भी चीज़ों का प्रमोशन करने नहीं आता। आज के डेट पे आप मेरे अगर मेल आईडी देखोगे ना, मैं अगर आपको मेल दिखाऊं तो हर दिन 2 से 4 मेल रहता है कि सर आप मेरे इस ब्रांड को प्रमोट कर दो, आप मुझे इस ब्रांड को प्रमोट कर दो, ठीक है। बट मैं नहीं करना चाहता, क्योंकि मुझे पता है मैंने अगर आपको प्रमोट कर दिया तो आप इन्फ्लुएंस होके हो सकता है इसका सब्सक्रिप्शन ले लोगे, ये ले लोगे, तो क्या होगा, वो तो मुझे पेमेंट कर देगा, लेकिन आप जाके फंस जाओगे। और मेरा किसी भी तरीके से ये इरादा नहीं कि आपको मैं फंसाऊँ। हाँ, जहाँ पे मुझे कोई चीज़ अच्छा लगेगा उनको जरूर मैं रिकमेंड कर दूंगा, ठीक है। चलिए वापस आए। जैसे मैं आज के डेट पे जीरोधा में और एंजल ब्रोकिंग दोनों में ट्रेड करता हूँ, मुझे अच्छा लगता है। आप देखो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाता है। अब आप लोगों को लगता है कि आपको अकाउंट ओपन करना चाहिए, उस लिंक को यूज़ कर लो। आपको नहीं लगता है मत लगाए। आज तक मुझे देखा है कभी डिमांड करते हुए, नहीं करा मैंने, ठीक है, आपकी चॉइस पे डिपेंड करता है। चलिए वापस आइए। ये प्रोबेबिलिटी अब क्या होगा, देखो ध्यान से, मैं प्रोबेबिलिटी पे बहस कर रहा था। तो अब सोचिए, मार्केट इससे ऊपर जा सकता है, नीचे आ सकता है। देखो ऊपर भी गया 3%, तब भी कुछ नहीं कमाया, नीचे आएगा तो कमाने की बात ही नहीं है आपका। इसीलिए मार्केट यहाँ से इधर रहने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, क्योंकि 3% से भी ज़्यादा ऊपर निकल जाए तो आपको पता है वो एरिया थोड़ा कम बनता है, तो इसका प्रोबेबिलिटी तो कम होगा ही। इसका मतलब होल्डर को कमाने की पॉसिबिलिटी क्या बनता है बताइए, कम बनता है। तो यही मैंने बोला यहाँ पे देखो कि इस एरिया में जो आपको जो लॉस होने की प्रोबेबिलिटी है ना ज़्यादा है,
क्योंकि मार्केट बीईपी से नीचे रहेगी इसकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है, बीईपी से ऊपर जाएगी उसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो लो प्रोबेबिलिटी है होल्डर को कि ये बहुत ज़्यादा क्या करेगा, वो कमाएगा। आप जब जाते हो ऑप्शन ट्रेडिंग के प्लेटफॉर्म पे तो आपको यही चीज़ दिखता है जो आपको नहीं पता चल रहा था। मैं खास करके अभी फिलहाल के लिए ऑप्स्ट्रा ऑप्शन पे आया हूँ, यहाँ पे जाता हूँ गेट स्टार्टेड पे, तो यहाँ देखिए आपको बोलता है कि चलो ठीक है फ्यूचर नहीं चाहिए भाई मुझे चाहिए ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन ले लिया हमने। किसका ऑप्शन? मान लीजिए हमने यहाँ पे कहते हैं रिलायंस की बात कर रहे हैं, ठीक है, रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की हमने ऑप्शन की बात किया। तो बताओ कब की ले रहे हो? तो 27 अक्टूबर अगर आप ले लेते हो, चलो ठीक है 27 अक्टूबर हमने ले लिया, तो कहते बताओ कितना स्ट्राइक प्राइस रखना चाहते हो। हम कहते चलो ये स्ट्राइक प्राइस जो हम लोगों ने रखा था अभी थोड़ा देर के लिए 2400 की, ये 2400 का स्ट्राइक प्राइस हमने रख लिया। सी अभी बताऊंगा ई क्यों लिखा जाता है। सी का मतलब कॉल है, ई का मतलब यूरोपियन होता है। इंडिया ऑप्शन जो होते हैं दो टाइप के होते हैं, एक यूरोपियन ऑप्शन होता है, एक अमेरिकन ऑप्शन होता है। यूरोपियन ऑप्शन के अंदर किसी एक फिक्स डेट पे ही शेयर खरीद सकते हो। देखो ध्यान से क्या लिखा था मैंने, 27 अक्टूबर को खरीद सकते हो आप, मतलब उससे पहले मेरे पास नहीं आ सकते हो रिलायंस का शेयर खरीदने के लिए। लेकिन अगर आपको मैं ये अधिकार दे दूं कि देखो आप चाहो तो मेरे पास 30 सितंबर के आके आप शेयर खरीद के लेके चले जाओ, आपको लगता है तो आप मेरे पास 15 अक्टूबर को लेके चले जाओ। यानी कि इस डेट से पहले कभी भी अगर शेयर खरीदने का अधिकार दे दिया जाए तो उसको बोला जाता है अमेरिकन ऑप्शन। लेकिन इंडिया में अमेरिकन ऑप्शन ट्रेड नहीं होता है, इंडिया में सिर्फ यूरोपियन ऑप्शन ट्रेड होता है, इसलिए बार बार आपको CP मिलता है। ठीक है, तो सी हो गए। अब इस देखो इसका प्रीमियम कितना दे रहा है, ये कह रहा है कि देखो ऑप्शन की जो प्राइस है ना वो आपका 175 का, यही तो हमने देखा था कि 175 का हमारा क्या यहाँ पे प्रीमियम है। अब यहाँ पे देखिए ये IB है, ऑप्शन का IB, यानी कि हम बात करेंगे बाद में बहस करेंगे। अभी आइए यहाँ पे हमने क्या देखा कि देखो इसका यहाँ पे ऐड पोजीशन हमने कर दिया। जब आप पोजीशन ऐड करते हो ना तो देखो यही सब चीज़ बताता है कि देखो ये देख रहे हो आपको यहाँ पे जो दिख रहे हैं ना, ये कह रहे कि देखो आपको जीतने की जो प्रोबेबिलिटी है ना, प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट, आपको इसमें प्रॉफिट मिलेगी, इसकी प्रोबेबिलिटी आपका 40% के अराउंड है। यानी कि 60% चांसेस है कि प्रॉफिट कौन कमाने वाला है, राइटर। तो मैंने बोला था ना उस एरिया की प्रोबेबिलिटी कम होता है। अब ये आपको प्रॉफिट कमाने की प्रोबेबिलिटी 40% है, कम है। ये अगर कोई निकालना चाहे तो हम बाद में बताएंगे कैसे निकाला जा सकता है। अब बोलो क्यों निकालना, निकाल के दे ही रहा है, बहुत बार इन लोगों का थोड़ा सही नहीं होता है। आइए वापस, मैक्सिमम लॉस इसमें 43,000 का हो सकता है। ओह 43,000 का कैसे मैक्सिमम लॉस हो गया? 175 मल्टीप्लाई बाई 250 का लॉट चलता है, तो देखो 43,750, क्योंकि जितना मैंने प्रीमियम दिया है सारे के सारे मेरा लॉस हो सकता है। ठीक है, ब्रेक इवन कहाँ जाएगा बताइएगा मुझे, आप ध्यान से देखिए। क्या हमने ये बताया आपको कि ब्रेक इवन हमारा कहाँ जा रहा है? ये देखो ब्रेक इवन वही जहाँ पे नो प्रॉफिट नो लॉस होगी, 2575। आपको याद है हमारे एग्जाम्पल भी वही कहता था। ओके, यहाँ तक तो ये भी आपका हो गया। अब क्या रह गया? टोटल प्रॉफिट एंड लॉस। अब वो डेट के बेसिस पे होगा आपका। एस्टिमेटेड मार्जिन, आपको मार्जिन मतलब कितने पैसे लगाने पड़ेंगे? 43,750 का पैसे लगाने पड़ेंगे। देखो क्या यही आपको, ये क्या हो गया, ये ग्रीक्स पे मत जा भाई, पे ऑफ चार्ट पे रहना भी थोड़ा देर के लिए। तो पे ऑफ चार्ट क्या हो गया इसको, ये रहा। देखो यही ग्राफ मैंने आपको बना के दिया है अभी। हाँ, बोलो कि ब्लू लाइन डॉटेड लाइन क्या जाता है, क्या होता है? धीरे धीरे ये एक्सपायरी तक की ये लाइन बनती है जो आपको दिख रही है ना, ये आप अगर एक्सपायरी तक होल्ड करोगे तो एग्जैक्ट ये सिचुएशन बनेगी। लेकिन जो डेली बेसिस पे जो आपको सिचुएशन बनती है ना, वो ये डॉटेड लाइन से जाता है एक एक दिन की सिचुएशन के हिसाब से। ठीक है, चलो कोई नहीं, इस पर हम लोग अभी बहस नहीं करते। अच्छा, एक और भी पहलुओं को हमने यहाँ पे नज़रअंदाज कर दिए। एक डिलीवरी की बात कर रहे थे कुछ लोग, उसमें भी बोला हुआ है। एक काम करते हैं, राइटर के साथ क्या होता है, होल्डर के साथ क्या होता है, एक पहलुओं को मैं डिस्कशन कर देता हूँ कि अगर एक्सपायरी पे जाके जैसे आपको शेयर खरीदना है, ठीक है, डिलीवरी लेना पड़ेगा, तो अगर राइटर के पास, जैसे मान लीजिए मैंने एक कागज़ के टुकड़े लिख दिया और इसमें अगर कोई बोलोगे तो मुझे अलग से थोड़ा डिटेल डिस्कशन करके बनाने पड़ेंगे। ठीक है, इसमें क्या होता है मार्केट में बहुत सारे चीज़ क्या होता है कि आपने बोला कि आपको शेयर खरीदना है, आप एक्सरसाइज हो गई। एक्सरसाइज कब होगा पता है? जब स्ट्राइक प्राइस से मार्केट ऊपर रहेगी। अब आप शेयर खरीदना है आपको, लेकिन आप भूल गए, आपके अकाउंट में पैसे नहीं था। मान लीजिए आपको कितने रुपए देने पड़ेंगे बताइए? 6 लाख रुपीज़ होल्डर को देना पड़ेगा और राइटर को क्या करना पड़ेगा? 250 शेयर रखने पड़ेंगे। अब राइटर के पास शेयर ना हो तो क्या होगा, है ना, और होल्डर के पास, राइटर के पास शेयर ना हो तो क्या होगा, और होल्डर के पास अगर पैसे ना हो तो क्या होगा? इस सिचुएशन को डील करना थोड़ा एक एक्सेप्शनल कंडीशन बन जाता है। तो ये रियल लाइफ में एक बार जब फेस करोगे तो आपको पता चलेगा। मैं दोनों सिचुएशन को डील कर चुका हूँ।
मैं आपकी एक चीज़ बता दूं, जब मुझे सीखना होता है ना तो मैं किसी के बोले हुए बातों को भरोसा नहीं करता हूं, मैं खुद सीखना चाहता हूं, मैं खुद उसको ट्रेड करके देखता हूं। मैं शेयर ना रख के भी देख चुका हूं, अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नोट मेरा देखना चाहोगे तो मैं आपको दिखा सकता हूं, ठीक है। मैंने अभी इससे पीछे 2-2.5 महीने पहले मुझे ये जानना था कि अगर मेरे पास शेयर नहीं होगा तो क्या होगा, तो ये तो पता ही है कि शेयर नहीं होगा तो मेरे बिहाफ पे ब्रोकर खरीद के सामने वाले पार्टी को देंगे, लेकिन मुझे ये जानना था कि वो किस दिन के शेयर के देंगे, किस दिन के शेयर प्राइस के बेसिस पे दिया जाएगा। तो मैंने ये सारे काम टीवीएस मोटर में किया हुआ था। तो मैं बता दूं आपको, थर्सडे शाम तक एक्सपायरी होती है। मान लीजिए मेरे डीमैट अकाउंट में नहीं भी है शेयर, तो मैं शेयर को मंडे को मुझे डिलीवरी देनी है, ठीक है। डिलीवरी इस डेट पे होगी, मेरे पास शेयर नहीं है, तो ब्रोकर क्या समझ के चलते कि देखो आपके पास अगर थर्सडे को डीमैट में शेयर नहीं भी है ना, तो सामान के चलते कि या तो लोन ले लेगा, स्टॉक लेंडिंग बोरोइंग भी मार्केट में होता है, मैं बोरोइंग कर लूँगा कहीं से, या हो सकता है मेरे किसी फैमिली मेम्बर के अकाउंट में होगा, उस डीमैट अकाउंट से मैं अपने डीमैट अकाउंट में ट्रांसफ़र कर लूँगा। ये सोच के ब्रोकर कोई एक्शन नहीं लेता है थर्सडे को। जब फ्राइडे को मार्केट ओपन होता है, फ्राइडे को जब मार्केट ओपन होता है तो ब्रोकर क्या करता है, ध्यान से सुनिएगा। अब वो मेरे डीमैट अकाउंट चेक करने जाता है और उसको क्या दिखता है कि मेरे डीमैट अकाउंट में शेयर नहीं है। अब उनको लग गया कि ये डिफ़ॉल्ट होने वाला है। वैसे वो मुझे मेल कर चुका होता है कि भाई शेयर क्यों नहीं रखे हो, क्योंकि शेयर तो मुझे बेचना पड़ेगा, मैं राइटर हूँ ना, कॉल के राइटर को शेयर बेचना पड़ेगा। अब शेयर मैं क्यों नहीं रखा हूँ, वो क्या जाता है फ्राइडे को मॉर्निंग में ऑक्शन मार्केट से जाके डिलीवरी के लिए शेयर मेरे से खरीद लेता है। इसका मतलब थर्सडे को कोई भी प्राइस हो कोई फर्क नहीं पड़ता है, फ्राइडे को क्या प्राइस है उस पर आपको खरीदे जाएंगे। तो ये थोड़ा सा आपका टेक्निकल पॉइंट हो जाता है, यानी कि जो अभी हम थियोरेटिकली पढ़ रहे हैं रियल लाइफ में सिचुएशन उसका उल्टा हो जाएगा अगर आप डिफ़ॉल्ट करोगे तो फ्राइडे को मॉर्निंग में मान लीजिए 5% से शेयर ऊपर हो जाता है। मेरे केस में थे टीवीएस मोटर जो है वो 2.5% ऊपर हो गया था फ्राइडे को। आपको मैं बता दूं फालतू का मुझे 2.5% का जो है नुकसान हो गया, क्योंकि मैंने सोचा कि चलो मैं डिफ़ॉल्ट करके देखता हूं। मैंने क्या सोचा कि थर्सडे को जो प्राइस है थर्सडे को ही खरीदा था। मैंने बोला कि थर्सडे को मुश्किल से क्या होगा 5 रुपये का लॉस होगा, जो ये क्लोजिंग प्राइस और जो एलटीपी है लास्ट ट्रेडर प्राइस और क्लोजिंग प्राइस के डिफरेंस के बेसिस पे मुझे शायद लॉस होगी। लेकिन फ्राइडे को सीधा ये 2.5% से जंप कर जाता है टीवीएस मोटर, ठीक है। और ब्रोकर ने जब ऑक्शन मार्केट में ख़रीदने गए तो फ्राइडे के रेट पे उसने शेयर खरीदा और मेरे को अच्छा खासा का नुकसान करा दिया, ठीक है। कोई नहीं, तो हम ये समझ जाते हैं कि वो हमारा लर्निंग कॉस्ट था, वो और कुछ नहीं था। इसीलिए कभी भी कोई राइटिंग करता है तो उसको या तो शेयर खरीद के रखना चाहिए अपने डीमैट अकाउंट के अंदर, इक्विटी का हो तो, और निफ्टी इंडेक्स में करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, इंडेक्स में तो डिफरेंशियल अमाउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो मैंने ये पहलू को भी कवर कर दिया कि जो फ्राइडे का जो प्राइस होगा उस प्राइस पे आपको शेयर खरीद के दिए जाएंगे। और मान लीजिए होल्डर के अकाउंट में पैसे नहीं है तो क्या होगा, वो आपको पहले से ही क्या करता है, वो आपको मेल करते रहते हैं ब्रोकर, आपको पैसे डालने होंगे और आप पैसे अगर नहीं डालोगे तो आपको एक्सपायरी से पहले ये जो अधिकार पत्र आप होल्ड कर रहे थे ना वो किसी और को बेच देगा, वो ट्रांसफ़र कर देगा आपका अधिकार और मार्केट से क्या हो जाओगे, आप एग्जिट कर जाओगे। लंबा हो गया क्या? मेरा तो टारगेट 1 आवर का ही था लेकिन ज़्यादा हो गया, कोई बात नहीं। जिसको नहीं देखना है घर पे जाके 1 रोटी ज़्यादा खा लेगा, हम क्या कर सकते हैं। अब जो चीज़ बताना है भाई, नहीं बताना है तो मत बताओ तो सारा चीज़ बताओ। अब नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है ITM, ATM, OTM, कॉल एंड इट्स प्रीमियम। यानी कि ITM इन द मनी, ATM एट द मनी। ये देखो ITM इन द मनी ऑप्शन होता है, ATM एट द मनी होता है, OTM आउट ऑफ द मनी ऑप्शन होता है। फेवरेबल बेनिफिशियल स्ट्राइक प्राइस जो होते हैं ना उसको हम इन द मनी ऑप्शन बोलते हैं। मतलब क्या होता है, देखिए करेंटली आज के रेट पे स्ट्राइक प्राइस आपके लिए बेनिफिशियल है। मैं इस पे लिख के दे दूं कि आप चाहो तो 2000 में खरीद लेना, आप तो बहुत खुश हो जाओगे। अरे सर क्या बात कर रहे हो, 2500 के शेयर है 2500 का, आप मुझे कह रहे हो इसमें लिख के दे रहे हो कि 2000 में खरीद लेना, कितना मजा आएगा। 500 रुपीज़ का तो बेनिफिट आज के आज है। अगर ये स्ट्राइक प्राइस, इस पे जो मैंने खरीदने का जो अधिकार दिया है, अगर ये अधिकार वाले प्राइस फेवरेबल है आपके लिए तो उसको बोला जाता है इन द मनी ऑप्शन। इन द मनी यानी कि वो आज आपके लिए एक्सरसाइज करना बेनिफिशियल है, ये कागज के टुकड़े अभी से ही बेनिफिशियल है, इसीलिए हम इसको क्या बोलते हैं, इन द मनी। जैसे मैं इसका मतलब क्या हो गया कि स्ट्राइक प्राइस अगर आपने मार्केट प्राइस से छोटा रख लिया, ये देखो किसी लोगों को इसमें कंफ्यूजन होता है। देखो ये एरिया ओपन है, जिधर से ये 2 साइड है ना, ये ओपन है, ये बड़ा है और ये छोटा है। यहाँ पे देख रहे हो ये कवर किया गया, ये खुला हुआ मुंह है, तो जिस तरफ से आपका ओपन है वो क्या है, हमारे लिए बड़ा है। तो मार्केट प्राइस बड़ा है, स्ट्राइक प्राइस छोटा है, मतलब खरीदने का अधिकार सस्ता दे रहा हूँ, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बताइए, इन द मनी ऑप्शन,
ठीक है, यानी कि सारे के सारे ऑप्शन जिसका स्ट्राइक प्राइस मार्केट प्राइस से नीचे है, सारे क्या हमारे लिए इन द मनी है। एट द मनी क्या होता है, जहां पे स्पॉट और स्ट्राइक इक्वल हो जाता है। जैसे हमारे केस में क्या है, देखो मोटा मोटा 2500, आप देखो इस तरीके से देखा जाए तो ये भी अगर थियोरेटिकली बोलोगे तो इतने स्ट्राइक प्राइस अगर रख भी लूँ, ये देखो स्ट्राइक प्राइस मैंने 2500 रखा, मार्केट में भी प्राइस 2500 है, तो अगर प्रिसाइजली बोलोगे, एक्यूरेटली बोलोगे, तो इस केस में हम सिंपली ये कह सकते हैं, जस्ट अ मिनट, इस केस में हम ये कह सकते हैं कि ये भी आपका एट द मनी नहीं है, लेकिन नॉर्मली लोग इसको एट द मनी बोलते हैं। अगर इसको एट द मनी ना बोले, क्योंकि हम क्या बोलते हैं, स्ट्राइक प्राइस और मार्केट प्राइस दोनों इक्वल हो तो उसको एट द मनी बोलेंगे, तो ये मार्केट में कभी मिलेगा ही नहीं, कुछ सेकंड के लिए मिलेगा। हो सकता है 2500 पे गया ये और फिर उसके बाद 05 हो गया। तो एट द मनी ऑप्शन मार्केट में कुछ सेकंड के लिए ही मिल सकता है, याद रखिएगा। लेकिन लोग अब क्या कहते हैं कि देखो अब एट द मनी तो अब मिलेगा ही नहीं मुझे कभी मार्केट में, क्योंकि वो सेकंड में आएगा 2500 प्राइस और निकल जाएगा, क्योंकि स्पॉट प्राइस तो हर सेकंड फ्लक्चुएट होते रहते हैं। तो लोगों ने बोला कि देखो अब इस तरीके के केस में हम क्या करते, 2-4-10 रुपये अप डाउन को मान लेते कि वो एट द मनी है, इसलिए लोग आज के रेट पे उसको एटीएम बोलते, अप्रॉक्सीमेट एटीएम है, याद रखिएगा वो। तो चलो इस ऑप्शन को हम लोग एट द मनी बोल सकते हैं। अगर स्ट्राइक प्राइस आपने 2400 रखा तो वो हमारे लिए क्या बन जाएगा बताइए, इन द मनी। हम चलते थोड़ा देर के लिए रिलायंस के लिए, थोड़ा देर के लिए हम लोग यहाँ पे रिलायंस को लाते हैं, दिखाता हूँ मैं, थोड़ा सा और फीलिंग आना चाहिए ना। और ये ट्रेडिंग करने वाले काम किसी और दिन मार्केट आवर में किसी दिन रिकॉर्ड करेंगे, तब हम आपको बता देंगे। ये देखो यहाँ दिख रहा होगा इक्विटी का है, मैं गया डेरिवेटिव पे, डेरिवेटिव पे जाने के बाद मुझे क्या करना है, यहाँ पे ये लेना है, क्या लेना है मुझे, देखो मैं कहता हूँ कि स्टॉक का ऑप्शन लेना है मुझे। एक्सपायरी डेट अभी फिलहाल हम लोग 27 अक्टूबर पे थे, 27 अक्टूबर। ऑप्शन का टाइप क्या है, कॉल ऑप्शन है। अब ये देखो, ये हमारे पास चॉइस होते हैं हम क्या रखना चाहते हैं। जब भी हम ये अधिकार पत्र खरीदा बेचा जाता है तो ये स्ट्राइक प्राइस हमारे बीच में चॉइस होता है कि हम क्या रखना चाहते हैं। जैसे आप देखो अभी हम कहते हैं कि स्ट्राइक प्राइस रख देते हैं हम लोग फिलहाल के लिए 2500 का। आप बोलोगे सर ये तो बेकार की बातें हैं, क्यों बेकार की बातें, मार्केट में आज भी 2500 का चल रहा है और इसमें लिख के दे रहे हो कि 2500 में खरीद लेना। जो मार्केट में चल रहा है वही स्ट्राइक प्राइस अगर सेट किया जाए तो उसको बोला जाता है एट द मनी ऑप्शन। और देखिए एट द मनी ऑप्शन का भी आपका यहाँ प्रीमियम अगर आप चेक करने जाओगे तो ये देखिए एट द मनी का भी प्रीमियम आपका 116 रुपीज़ का है। प्रीमियम का एनालिसिस हम आने वाले टाइम पे करेंगे, 116 का है। तो आप यहाँ पे अगर आप जाके चेक करोगे तो यही चीज़ हमने यहाँ पे दिया है, देखो 116, इसको बोला जाएगा एटीएम, एट द मनी ऑप्शन, ठीक है। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे जाते हैं और यही स्ट्राइक प्राइस हम 2500 ना लेके और हम लोग ले लेते 2400, तो ये तो बेनिफिशियल स्ट्राइक प्राइस है ना, ये तो आपको फायदेमंद है। ये सस्ता खरीदना, अच्छा सस्ता खरीदने का अधिकार दे दूँ तो ये अच्छा है। तो सस्ते वाले स्ट्राइक प्राइस वाले सारे क्या बन जाएगा आपका, इन द मनी। तो ये देखो सस्ता रखा, कितने का प्रीमियम है, देखो आप 175 का प्रीमियम है। यही 175 का प्रीमियम जो है ना, यहाँ पे आपको यहाँ पे मैंने लिख के दिया हुआ था, ये देखो ये आपका इन द मनी ऑप्शन है 2400 का स्ट्राइक प्राइस वाले कॉल, जिसका एक्सपायरी ये है हमारा। अब मान लीजिए बेकार का स्ट्राइक प्राइस देता हूँ, महंगा खरीदने की बात करता हूँ, आप महंगा खरीद लेना, 2600 में खरीद लेना। आप क्या बोलोगे, सर बेकार की बातें कर रहे हो। मैं बोलूँगा क्यों बेकार का, भाई 2600 में क्यों खरीदोगे, तो अरे तो पैसे भी तो आपको कम ही देना पड़ेगा ना इस अधिकार पत्र के लिए। अगर बेकार का अधिकार पत्र है तो पैसे भी तो कम दो ना। आप बोलोगे मुझे तो देना ही नहीं चाहिए। आप बताओ 2500 के सामान में 2600 में क्यों खरीदूं। अभी टाइम भी तो है, 1.5 मंथ के अंदर मान लीजिए रिलायंस 3000 पे चला गया तो हाँ तब तो मजा है। तो उस उम्मीद पे लोग ये पे करने को तैयार होता है, इसको बोला जाता है आउट ऑफ द मनी। ये बेकार स्ट्राइक प्राइस होता है, इसीलिए बेकार का पेमेंट किया जाता है। समझ में आ गया। तो देखो आउट ऑफ द मनी कैसा होता है, करेंटली नॉट बेनिफिशियल स्ट्राइक प्राइस, जिसका स्ट्राइक प्राइस क्या होगा, देखो करंट मार्केट प्राइस से बड़ा हो जाएगा। महंगा खरीदना, ये खरीदने का अधिकार है, ये प्राइस महंगा खरीदने का अधिकार, बेकार, तो हम लोग इसको क्या बोलते बताइए, ये है हमारा आउट ऑफ द मनी ऑप्शन। अगर आज के मार्केट प्राइस, ये देखो ये है हमारा करंट मार्केट प्राइस, अगर इससे ज़्यादा का स्ट्राइक प्राइस अगर आप सेट करते हो तो ये क्या बन जाएगा आपके लिए, आउट ऑफ द मनी। बहुत ही अच्छा स्ट्राइक प्राइस, बहुत ही अच्छा स्ट्राइक प्राइस क्या हो गया बताइए, डीप इन द मनी, 2000 में खरीदने का अधिकार देता हूँ। आप बोले सर मज़ा आ जाएगा, 2000 में दे दो आप खरीदने के लिए। मैं कहता हूँ चलो जी आप जाइए, कितने पे खरीद लेना, मैं कहता हूँ 2000 में खरीद लेना। बहुत अच्छा, लो ट्रेडिंग ही नहीं हुआ, कोई बायर सेलर था ही नहीं, इस तो ट्रेड भी नहीं हुआ पिछले दिन। ठीक है, एक बार देखते हैं कितने का बायर सेलर यहाँ अवेलेबल था। अगर ये चेक करने जाए तो ये देखो
बायर जो है यहाँ पे कितना देने को तैयार था, देखो एक बायर तो बैठा हुआ था मार्केट डेप्थ में 467 पे और बेचने वाले बैठा हुआ था 593 पे। चलो कोई बात नहीं, अगर मान लीजिए यहाँ ट्रेड भी होता तो इसी दोनों के बीच में ट्रेड होता ना, 467 से लेके 600 के बीच में, यानी कि मोटा मोटा 500 टू 600 के बीच में यहाँ पे ट्रेडिंग होता तो होना भी चाहिए ना, क्योंकि बताइए आपको 2500 का सामान कितने में खरीदने को अधिकार दे रहा है, 2000 में। 500 का बेनिफिट तो अभी का भी दिखता है आपको, इसी को बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। याद रखिएगा, ये जितना सस्ता खरीदने का अधिकार मिल रहा है ना, ये डिफरेंसेस जो है, इसी डिफरेंसेस को हम लोग क्या बोलेंगे आपको, इंट्रिंसिक वैल्यू। इसको भी कंप्लीट करिए। इंट्रिंसिक वैल्यू का मतलब क्या हुआ, देखिए आज कितना मार्केट में प्राइस है और कितने का स्ट्राइक प्राइस सेट किया आपने, इसको बोला जाता है इंट्रिंसिक वैल्यू। जैसे हमारे केस में देखो ध्यान से, हमारे केस में देखिए मार्केट चल रहा है इतने का और आपको 2400 में खरीदने का अधिकार दिया जाता है ना। 2400 में खरीदने का अधिकार दिया गया 2500 का सामान। तो आप बोलोगे सर 100 रुपये का मुझे सस्ता मिल रहा है, तो जितना सस्ता मिला उतना आपके लिए क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू है। तो ये देखो इसका इंट्रिंसिक वैल्यू जो हो जाएगा 98 रुपीज़ का। और जो मार्केट में प्रीमियम चलता है ना, ये जो आपका ये कागज़ के टुकड़े की जो प्राइस है, इस कागज़ के टुकड़े की जो प्राइस है 175, इसमें दो चीज़ों के लिए लिया जाता है। राइटर क्या करता है, देखो अच्छा ठीक है, इसको कंप्लीट कर देते हैं पहले। डीप इन दी मनी बहुत अच्छा स्ट्राइक प्राइस, जैसे हमारे केस में 2100, 2000, ये सब जो अगर प्राइस रखोगे तो ये आपका डीप इन दी मनी है। डीप आउट ऑफ दी मनी, डीप आउट ऑफ दी मनी बहुत ही बेकार। अरे 3000 में खरीदने का अधिकार देना बहुत ही बेकार होता है वो। आप बोलोगे कैसे, ये देखो अगर मैं ये स्ट्राइक प्राइस रखता इस केस में, कौन सी वाले, ये देखो मैं अगर जाता यहाँ पर स्ट्राइक प्राइस बोलता है कि अरे मर्जी हो तो मेरे से 3000 में खरीद लेना, ठीक है 2900 में खरीद लेना, बेकार की बातें कर रहे हो। तो देखो ना आपका प्रीमियम भी तो बेकार का ही है ना, कितने बेकार की बातें। देखो ओनली 13 रुपीज़ पेमेंट भी तो करना है ना, बहुत बेकार। ये कागज़ के टुकड़े बहुत बेकार है, क्योंकि बोलता है 2900 पे ले लेना। भाई मैं 2500 के सामान को 2900 पे क्यों खरीदूँ, कितनी बेकार की बातें। तो कहते हैं इस तरीके की ये जो अधिकार पत्र है ना, ये आउट ऑफ द मनी अधिकार पत्र है, आउट ऑफ द मनी नहीं, डीप आउट ऑफ द मनी है। तो डीप आउट ऑफ द मनी में देख रहे हो बहुत बेकार है, तो बहुत कम पेमेंट भी तो करना पड़ रहा है ना। कहाँ आपका 175 का प्रीमियम देना पड़ रहा था, कहाँ 13 रुपीज़ का। अगर आपको किसी को लगता है नहीं और बेकार, तो और बेकार लेना है तो ये देखो 3000 पे चले जाइए। देखो सिर्फ आपको कितना पेमेंट करना पड़ेगा, सिर्फ 10 रुपये पेमेंट करना है और कुछ नहीं करना है। आज सिर्फ इस कागज़ के टुकड़े के लिए 10 रुपये दे दो, और अगर 27 अक्टूबर तक अगर ये कागज़ इसकी अंडरलाइंग यानी कि शेयर की प्राइस अगर 3000 के ऊपर निकल गया तो आपको जितना ऊपर जाएगा उतना मिल जाएगा। मान लीजिए 4000 पे चला गया तो आपको खरीदने का अधिकार कितने में दिया गया, 3000 में। आप 3000 पे सर उठा के आओगे भागे भागे खरीदने के लिए मेरे को शेयर, और मैं मजबूर होऊंगा 3000 पे आपको शेयर बेचने के लिए। तो आप मुझे बताइए उस केस में कितना कमाया कितना गवाया। एक तरीके से देखा जाए तो आपको 1000 का फ़ायदा हो गया, क्योंकि शेयर प्राइस 4000 पे चला गया। बोलोगे सर ख्याली पुलाव खाते रहो ना, 4000 कभी जाना है ना कभी आपको 1000 मिलना है। कुछ लोग बोलते हैं कि ऐसा ना कभी होगा ना कभी आप कमाओगे। ये किसने देखा है, मार्केट किसी ने नहीं देखा है, ठीक है। कुछ भी हो सकता है, एक महीने के अंदर कोई भी शेयर 100% अप हो जाता है। आप तो यहाँ पे सिर्फ 50% अप हो रहा है। आप मुझे बताइए 4000 पे चला जाता है, 4000 डिवाइडेड बाई 2500, मोटा मोटा 60% ही तो अप हो रहा है, 60% अप हो रहा है। तो एक महीने में 60% अप नहीं होता है स्टॉक, एक एक दिन में 20% अप हो जाता है। कुछ भी हो सकता है, याद रखिएगा। तो याद रखिएगा ये सब जो होते हैं ना, ये आउट ऑफ दी मनी वाले, डीप आउट ऑफ दी मनी वाले सिर्फ अनहोनी में कमाता है और कभी नहीं कमाता है, ठीक है। अब याद रखिएगा प्रीमियम पे हमने ज़्यादा एनालिसिस अभी नहीं किया, मैंने बता रखा है कि मैं एक एक स्टेप वाइज चलते हैं। पहले टर्म्स वगैरह तो समझ लो। तो यहाँ मैंने बोला कि देखो डीप इन दी मनी का जो प्रीमियम होता है ना, डीप इन दी मनी बहुत अच्छा, तो बहुत अच्छा पेमेंट भी करना पड़ेगा। देखो प्रीमियम जो होता है, ये देखो ये ओपन है ना, ये बड़ा है, उससे थोड़ा छोटा आपका इन दी मनी मिलेगा, उससे और छोटा एट दी मनी का प्रीमियम मिलेगा, और छोटा ओटीएम, फिर डीप ओटीएम प्रीमियम। इस तरीके से आपका प्रीमियम क्या होता है, डिक्रीजिंग ऑर्डर में चलते रहते। ओके, अब आप देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू मैंने क्या बोला कि आज के डेट पे ये कागज़ के टुकड़े कितने बेनिफिट देता है आज के आज। तो अगर ये स्ट्राइक प्राइस 2400 रखा और मार्केट में शेयर चल रहा है 2500 का, तो आप क्या बोलोगे 100 रुपये का मोटा मोटा फायदा आज के आज है। तो जितने का ये डिफरेंस है ना, इसको इंट्रिंसिक वैल्यू बोला जाता है मार्केट के लैंग्वेज में। दिस इज द इंट्रिंसिक वैल्यू। ये देखो ये है इंट्रिंसिक वैल्यू 98 का। आई भी मैंने लिख दिया इंट्रिंसिक वैल्यू। वैसे आई वी का मतलब लोग इंप्लाइड वोल्टिलिटी भी समझता है ऑप्शन एन के अंदर, वो बाद में देखेंगे हम लोग। 98 रुपीज़ का ये जो आप 175 पे कर रहे हो ना, आप मुझे बताइए इस पर लिखा गया है कि आप मर्जी हो तो 2500 पे खरीद लेना। आप बोलोगे हाँ, तो 2500 पे नहीं,
2400। आपको मर्जी हो तो 400 पे खरीद लेना। कितने का शेयर? 2500 का। तो आप क्या बोलोगे, अरे 2500 का शेयर मैं 2400 में इस अधिकार पत्र को दिखा के अगर खरीद लूंगा तो 100 रुपीज ही तो फायदा हुआ मुझे, तो मुझे इस कागज के टुकड़े के लिए 100 ही तो पे करना चाहिए। हाँ 100 पे करना चाहिए था, लेकिन ये जो टाइम बचा हुआ है, ये 27 अक्टूबर तक में जो 1 मंथ समथिंग का जो टाइम बचा हुआ है, उस दौरान मार्केट में शेयर का प्राइस कुछ भी हो सकता है। मैं राइटर हूँ, मुझे लग रहा है कि इसका शेयर ऊपर जा सकता है, ठीक है, तो मुझे क्या आ रहा है, रिस्क आ रहा है। तो ये जो टाइम गैप की जो रिस्क मैं ले रहा हूँ, क्योंकि पता है राइटर अनलिमिटेड लॉस कर सकता है। अभी आपने चेक किया, ये राइटर की जो अनलिमिटेड लॉस की जो चांसेस है, आप थोड़ा ध्यान से सोचिएगा। राइटर क्या सोचता है कि या तो आप बेनिफिट लोगे या तो आप मुझे नहीं लोगे, मुझे देने तो कुछ आओगे नहीं। तो ये जो टाइम जो बीच में रिस्क है, वो तो सिर्फ पूरा का पूरा रिस्क मुझे ही लेना पड़ रहा है, क्योंकि आपको तो कोई रिस्क है नहीं। बताइए जी, आप ये कागज के टुकड़े खरीद के आप बैठ जाओगे घर में। अब ये जो टाइम बीतता जाएगा, मार्केट में रेट बढ़ता जाएगा या घटता जाएगा, आपको तो कोई फर्क पड़ता नहीं, क्योंकि आपने जितना प्रीमियम दे दिया आपके लिए तो खत्म हो गई। टाइम बीतने से आपके पास कोई रिस्क नहीं है, रिस्क सिर्फ मेरा है, मेरी रातों की नींद उड़ा रहेगा। अरे गलती से शेयर 3000 पे ना चला जाए, गलती से ये शेयर 5000 पे ना चला जाए, गलती से ये शेयर 6000 पे ना चला जाए, क्योंकि 6000 पे चला जाएगा तो ये दिखा के मेरे पास 2400 में खरीदने आ जाओगे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि देखो, ये जो टाइम का जो रिस्क है ना, इसके लिए भी मैं आपसे कुछ चार्जेस करूंगा, नहीं तो मैं नहीं बेचने वाला जी। ये कागज के टुकड़े मैं नहीं बेचा, क्योंकि रिस्क मैं ले रहा हूँ। तो आपको पता है कोई भी इंसान रिस्क क्यों लेता है, कमाने के लिए। मैं रिस्क ले रहा हूँ, मुझे रिटर्न चाहिए। आप शेयर मार्केट में गए हो, अगर आज आपको 5% का रिटर्न मिले तो कभी शेयर मार्केट में पैसे नहीं लगाओगे। आप बोलोगे जाके बैंक में फिक्स डिपॉजिट ना कर दूं मैं, बिना रिस्क हम कमा लेंगे। तो कोई भी इंसान रिस्क लेता है कमाने के लिए, यहाँ होल्डर रिस्क नहीं लेता है। यहाँ रिस्क कौन लेता है, राइटर। क्योंकि मान लीजिए मार्केट में नीचे चला जाएगा अगर, तो आपको मजबूरी नहीं खरीदने की, ध्यान से सोचिएगा, मजबूरी नहीं आपको पेमेंट करने की। आप तो बस सिर्फ ऑप्शन है, या तो आप लेके जाओगे या बस आप सोए रहोगे। सिर्फ लेना ही आपके लिए बनता है। तो कहते हैं रिस्क मेरे पास है, तो राइटर क्या कहते हैं, नहीं इसके लिए भी मैं चार्ज करूंगा। वो जो रिस्क के लिए, जो टाइम रिस्क के लिए जो चार्ज करते हैं ना, अमाउंट चार्ज बाय राइटर फॉर टाइम रिस्क, दैट इज द टाइम वैल्यू। हमारे केस में ये जो 2400 का स्ट्राइक प्राइस वाले जो प्रीमियम है, जिसका आप देख रहे थे 175 है, तो इसमें 100 रुपीज़ का तो आपका क्या है, इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है। 100 रुपीज़ का इसमें क्या है, इंट्रिंसिक वैल्यू। और ये जो आपका बच गया बैलेंस जो रह गया 175 में 98, तो देखो इतना तो बनता ही है, क्योंकि आप 2500 के सामान को 2400 में खरीद रहे हो, तो 100 रुपये तो वैसे ही बेनिफिट ले रहे हो, तो 100 रुपये तो आपको तो बनता ही, वो इंट्रिंसिक वैल्यू है। वो कोई रिस्क के लिए नहीं ले रहे हो, वो कोई रिस्क के लिए नहीं चार्ज कर रहे हैं, वो जितना सस्ता बेचेंगे उतना तो लेंगे ही ना हमसे, तो वो ले लिया इंट्रिंसिक वैल्यू। और 77 रुपीज़ हमसे क्या ले रहा है, टाइम वैल्यू का ले रहा है। याद रखिएगा, जितना लंबा टाइम होगा उतना ज़्यादा आपसे चार्ज करेगा। ध्यान से सुनिएगा, यही 2400, देखिए 2400 के स्ट्राइक प्राइस वाले का ये जो आपका बनता है, क्या कहते हैं, ये 2500 मतलब 2400 के स्ट्राइक प्राइस वाले का इंट्रिंसिक वैल्यू 98 है। तो ये जो है ना, ये आपका वही ऑप्शन है, यही वाले 27 अक्टूबर वाले। आपको बताऊं, अभी नियरेस्ट टाइम वैल्यू कम कर, मतलब टाइम टू, ये जो टाइम जितना ज़्यादा लंबा गैप रहेगा उतना ज़्यादा रिस्क है, क्योंकि ज़्यादा टाइम पीरियड में ज़्यादा प्राइस फ्लक्चुएट हो सकता है, तो ज़्यादा रिस्क है तो हम ज़्यादा लेंगे। और अब क्या होता है देखिएगा, मैं टाइम कम कर देता हूँ। ये पुराने वाले ही जो था हमारा, उसको मैं टाइम क्या करते, टाइम टू एक्सपायरेशन को थोड़ा कम करते। कैसे, देखो ये 27 अक्टूबर का जो आपको दिख रहा था ना, यहाँ पे देखिए एलटीपी आपको दिख रहा है 175 का, हम क्या करते हैं, टाइम कम करते हैं, थोड़ा सा टाइम पीरियड कम कर देते। देखिएगा टाइम वैल्यू कम हो जाएगी आपका। कैसे, ये देखिए इसका प्रीमियम आ जाएगा आपका 128 रुपीज़ का प्रीमियम आ गया। मतलब क्या है, ध्यान से देखो, इंट्रिंसिक वैल्यू तो अभी भी वही है। कैसे, आपको 2500 का सामान आपको कितने में बेचने का बात कर रहा है, मैं 2500 मोटा मोटा बोल रहा हूँ, एक्यूरेटली 2498 है, तो 2 रुपये का मैं गैप ले रहा हूँ ताकि जल्दी से कैलकुलेशन हो जाए। 2500 का सामान कितने में, 2400 में, 100 रुपये का तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू आई है, 98 रुपीज़ आपको बोलोगे। 98 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू था। और प्रीमियम में क्या होता है, दो चीज़ होता है, जितना सस्ता खरीदते हो उसके लिए, और बाकी जो टाइम के रिस्क लेते हो उसके लिए। तो टाइम का रिस्क के लिए यहाँ कितना पेमेंट किया, 128.20 माइनस 98 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू। यानी कि इस केस में अगर आप चेक करने जाओगे यहाँ वाले इस वाले के लिए, देखो टाइम पीरियड मैंने कम कर दिया, तो टाइम पीरियड कम करते ही क्या हो जाता है, यहाँ देखिए, अरे आजा भाई, ये देखो इसके अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू तो वही है, वो नहीं बदलने वाला है, वो 98 रुपीज़ ही है, लेकिन इसके अंदर टाइम वैल्यू कितना हो गया बताइए, 30.20 का। यानी कि इसका मतलब क्या हुआ, जैसे जैसे टाइम पीरियड बीतता जाएगा
टाइम वैल्यू कम होता जाएगा। याद रखिएगा, अभी यही सितंबर, यही जो आपका अक्टूबर, एक फ्यूचर अक्टूबर का जो ऑप्शन दिख रहे हैं ना, जैसे जैसे टाइम बीतता जाएगा, वो जो आप अभी जो पेमेंट कर रहे थे ना, यहाँ पे कौन सी पेमेंट कर रहे थे बताइएगा, ये जो आप अभी टाइम वैल्यू के लिए जो आपको दे रहे हो ना, टाइम वैल्यू के लिए 77 दे रहे हो, धीरे 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 बीतते 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 क्या होगा, ये कम होता जाएगा। और एक्सपायरी पे जब टाइम गैप रहेगा ही नहीं, तो टाइम का कोई रिस्क रहेगा ही नहीं, तो एक्सपायरी पे जाके ये क्या हो जाएगा, आपका जीरो हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, कहीं पे मैं लिख दूंगा आपको, ये देखो, लॉन्गर टाइम टू एक्सपायरेशन हाई टाइम वैल्यू, शॉर्टर टाइम टू एक्सपायरेशन लो टाइम वैल्यू। और अब आप जब देखने जाओगे ना, अलग अलग टाइप के आपका ऑप्शन आ गया है, इन दी मनी, एट दी मनी, आउट ऑफ दी मनी, डिफरेंट डिफरेंट है। तो आपको पता है इन दी मनी कैसा है, बेनिफिशियल स्ट्राइक प्राइस है, तो बेनिफिशियल स्ट्राइक प्राइस है तो प्रीमियम भी ज़्यादा होगा। तो देखो क्या होता है, मैं टाइम का रिस्क ले रहा हूँ, सोचिएगा थोड़ा ध्यान से, मैं जितना टाइम का रिस्क इसमें ले रहा हूँ, आप सोचना, ये भी है 27 अक्टूबर का, ये भी है 27 अक्टूबर का, ये भी 27 अक्टूबर का, सिर्फ मैंने क्या किया है बताइए, स्ट्राइक प्राइस को ही तो चेंज किया है ना मैंने। एक में मैंने स्ट्राइक प्राइस 24 रखा है, एक में 25 रखा है, एक में मैंने 26 रखा है। तो आप मुझे बताइए, सबका एक्सपायरी तो सेम है, कौन सी, 27 अक्टूबर। तो आप मुझे बताइए, टाइम गैप तो सब में सेम है, तो टाइम वैल्यू तो सबके लिए सेम होना चाहिए, क्योंकि रिस्क तो हम सब में सेम ही ले रहे हैं। कहते नहीं, रिस्क हम सब में सेम नहीं ले रहे। आप बोलो कैसे? अब थोड़ा ध्यान से देखिए, अगर मैं आज ही एक रिस्क यहाँ पे सेट कर देता हूँ 3000 का स्ट्राइक प्राइस, आज ही मैं यहाँ सेट कर देता हूँ 3000 का स्ट्राइक प्राइस, तो बोलोगे टाइम तो उतना ही है, आज से लेके 27 अक्टूबर का टाइम उतना ही है, चाहे मैं ये स्ट्राइक प्राइस रखूं या चाहे मैं यहाँ पे 3000 का स्ट्राइक प्राइस रखूं, लेकिन इसमें रिस्क बहुत ज़्यादा है। बोलोगे कैसे? मान लीजिए मार्केट में प्राइस चला जाता है 3000 पे, मार्केट में प्राइस चला जाता है 3000 पे एक्सपायरी पे जाके, यहाँ पे लिखा हुआ है 3000 पे खरीद लेना, आप तो खरीदने आओगे नहीं। मतलब क्या हुआ, देखो मार्केट आज से लेके यहाँ तक पे आपको 500 रुपीज़ बढ़ता है, डिवाइडेड बाई 2500 मल्टीप्लाई 100, अप्रॉक्सीमेटली 20% से टाइम वो प्राइस बढ़ गई। रिलायंस की शेयर जो है आपका 20% से बढ़ गया, ठीक है, 20% से बढ़ जाता है आपका शेयर का प्राइस, लेकिन उसके बावजूद भी इस कागज़ के टुकड़े के अंदर मुझे कुछ भी पेमेंट नहीं करना है। राइटर कहता है कि देखो टाइम उतना ही है, लेकिन जब स्ट्राइक प्राइस में बढ़ा देता हूं तो रिस्क थोड़ा कम हो जाता है। तो जैसे ही स्ट्राइक प्राइस बढ़ेगी तो आपका टाइम का रिस्क जो होता है ना, वो थोड़ा थोड़ा कम है, तो कहते हैं हमारा थोड़ा कम रिस्क है तो हम पेमेंट भी थोड़ा कम लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, ध्यान से देखिएगा। अभी के केस में अगर आप चेक करोगे तो जैसे यहाँ पे है, अगर ये जैसे स्ट्राइक प्राइस बढ़ा दिया थोड़ा रिस्क कम हो गई, देखो टाइम वैल्यू थोड़ा कम हो गया, थोड़ा स्ट्राइक प्राइस घटा दिया थोड़ा रिस्क और ज़्यादा है, तो देखो टाइम वैल्यू बढ़ गई। और देखो इस केस में तो बोलोगे कि सर और ज़्यादा रिस्क है तो यहाँ तो टाइम वैल्यू और ज़्यादा होना चाहिए था, लेकिन वो इंट्रिंसिक वैल्यू जो है ना, वो भी मुझे मोटिवेशन देता है, क्योंकि राइटर जो होगा मैक्सिमम यहाँ 175 कमा सकता है। तो क्या कहता है, देखो यही चीज़ आपको समझना है। ये जो आगे जो कहते हो ना, प्रीमियम की मूवमेंट नहीं समझ आती है, मुझे ग्रिक्स समझ नहीं आती है, अरे वो ग्रिक्स उन्हीं को समझ आएगा जो अभी की डिस्कशन को समझ में रखेगा। अब अभी के डिस्कशन जो है वो लॉजिकल है, अब इस लॉजिक को समझोगे नहीं तो आप जाके वहाँ पे क्या कर लोगे बताओ। आप चले भी गए ऑप्शन ऑप्शन पे चले गए और यहाँ ग्रिक्स पे क्लिक कर लिया आपने, आपको यहाँ दिख गया कि अच्छा डेल्टा है हमारा इतने का, कहाँ चला गया जी, अच्छा हमारा डेल्टा है इतने का, गामा है इतने का, थीटा इतना, वेगा कितना, वो है क्या? अरे वो वही बताता है कि जैसे जैसे टाइम बीतेगा तो ये जो आपका जो अभी पेमेंट कर रखे हो इसके अंदर, ये जो आपने पेमेंट करा हुआ है वो किस तरीके से चेंज होगा, इसकी जो ये प्रीमियम है ये किस किस फैक्टर पे डिपेंड करता है। अलग अलग फैक्टर है, अलग अलग फैक्टर का एक मैथमेटिकल कैलकुलेशन फार्मूला लगा के निकाल दिया और उसके बेसिस पे कहते हैं कि हमें ग्रीक समझ आ गया। लॉजिक सारे ग्रीक्स का यहीं से निकल के आएगा जो अभी मैंने आपको बता रहा है। अब देखो क्या होता है, आपने क्या बोला है, स्ट्राइक प्राइस बढ़ा दिया तो रिस्क कम हो गया तो टाइम वैल्यू कम कर दिया, लेकिन स्ट्राइक प्राइस छोटा करने से तो रिस्क और बढ़ रहा है, तो फिर टाइम वैल्यू छोटा कैसे हो गया? देखो ध्यान से, इससे कम है इसका टाइम वैल्यू, मतलब टाइम रिस्क इस स्ट्राइक प्राइस पे राइटर कम चार्ज कर रहा है। तो देखो राइटर को क्या लगता है, देखो आपको पता है राइटर का मैक्सिमम प्रॉफिट क्या हो सकता है, राइटर का मैक्सिमम प्रॉफिट है प्रीमियम जितना उसने रिसीव किया, उससे ज़्यादा का उसको प्रॉफिट कभी नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए राइटर इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए भी तो चार्ज कर रहा है ना। अब मान लीजिए मार्केट यहाँ से नीचे चला जाता है, ध्यान से सुनिएगा, मार्केट यहाँ से नीचे चला जाएगा तो राइटर इस स्ट्राइक प्राइस में क्या कमाएगा, जितना प्रीमियम लिया रहेगा उतना ही, लेकिन इस स्ट्राइक प्राइस जितना टाइम वैल्यू का, टाइम का रिस्क सिर्फ कमाएगा और कुछ नहीं, क्योंकि ये देखो इसके अंदर पूरा का पूरा टाइम रिस्क है। कैसे? 2500 के शेयर को 2500 में खरीदने का अधिकार दिया है, डिफरेंस क्या है? जीरो, तो डिफरेंस जीरो है तो आपका इंट्रिंसिक वैल्यू जीरो ही होगा ना। ओके, लेकिन
लेकिन यहाँ पे आपका सिर्फ टाइम रिस्क के लिए जितना चार्ज करो वही कमाओगे। लेकिन इसके अंदर क्या होता है, देखो अगर मार्केट नीचे भी चला जाए तो देखो यहाँ क्या होगा, इस केस में इससे ज़्यादा नहीं कमा सकते, सिर्फ ओनली टाइम रिस्क इज प्रॉफिट। जितना टाइम रिस्क के लिए चार्ज किया वही उसका प्रॉफिट है, किसका, राइटर का। लेकिन जब इस स्ट्राइक प्राइस को वो लिखता है तो राइटर की दो प्रॉफिट होती है। जब मार्केट नीचे जाएगा ना, तो आपको पता है, मान लीजिए मार्केट चला गया यहाँ पे एक्सपायरी पे चला गया 2400 पे। जब मार्केट एक्सपायरी पे चला जाएगा 27 अक्टूबर को, अगर 24 पे चला गया तो क्या होगा, सोचिएगा ध्यान से। 2400 नहीं, हाँ ठीक है। अब यहाँ से 100 रुपये नीचे गिर जाता है, कितने नीचे गिर गया, 100 रुपये। तो अब देखो यहाँ क्या होता है, राइटर क्या कहता है, ये ऑप्शन लैप्स हो जाएगी। बोलोगे कैसे, 2400 की स्ट्राइक प्राइस, आपका 2400 में खरीदने का अधिकार दिया गया है, मार्केट में भी ये भी से 24 का चल रहा है, ये भी 24 में खरीदने का अधिकार दिया है। आप क्या बोलोगे, कागज़ के टुकड़े फेंको, डाल दो, लैप्स हो गया। तो आपका क्या हुआ बताइए, सारे के सारे प्रीमियम डूब गया इसमें। तो इस केस में क्या किया आपने, बताइएगा। राइटर ने वो इंट्रिंसिक वैल्यू भी कमा लिया, राइटर ने ये इंट्रिंसिक वैल्यू भी कमाया, और ये टाइम का जो रिस्क लिया था वो टाइम का रिस्क भी उसके फेवर में चला गया, क्योंकि राइटर के लिए फेवरेबल हो जाता है, रिस्क लेता है लेकिन उसको रिस्क के लिए पेमेंट नहीं करना पड़ता है जब मार्केट गिर जाता है। तो कॉल की राइटर को कुछ भी पेमेंट नहीं करना होता है अगर मार्केट गिर जाए तो मार्केट क्या हो गया बताइए, गिर गया। तो मार्केट गिर गया, टाइम का रिस्क तो लिया लेकिन रिस्क उसके अगेंस्ट नहीं गया, रिस्क उनके फेवर में चला गया। जब मार्केट नीचे जाता है तो राइटर के फेवर में चला जाता है। तो क्या क्या कमाया उसने, जितना प्रीमियम लिया था सारे प्रॉफिट हो जाएगा, ये पूरे के पूरे 175 कमा लेगा। और ये 175 क्या क्या चीज़ के लिए लिया था, उसमें 77 लिया था उसने टाइम वैल्यू के लिए, टाइम रिस्क के लिए, और 98 लिया था इंट्रिंसिक वैल्यू के लिए। तो देखो राइटर को इस स्ट्राइक प्राइस पे दो मोटिवेशन है। देखो कोई भी रिस्क लेता है अपने फेवर के लिए, आप पता है ना, आप अगर मान लीजिए कोई भी रिस्क लेते हो तो ये सोच के रिस्क नहीं लेते हो कि वो आपके अगेंस्ट जाएगा, हमेशा आप ये सोचते हो कि हमारे फेवर में आएगा, तभी रिस्क लेते हो। आप मुझे बताइए, कॉल ऑप्शन में इतने लोग ट्रेड करता है, उनको पता है कि 1 घंटे के अंदर मेरे कैपिटल 0 हो सकता है, लेकिन फिर भी रिस्क लेता है। क्यों रिस्क लेता है, वो मोटिवेशन मिल रहा है, क्योंकि उनको पता है वो 10,000 रुपये जो लगाए ना सुबह में, होल्डर को ये भी पता है कि 10,000 रुपये सुबह में लगाए ना, शाम तक उसके वो प्रीमियम 10 लाख पे पहुंच गया होगा। बोलो क्या बात कर रहे हो, फालतू की बातें, कोई फालतू की बातें नहीं, मेरे पास सारे स्क्रीनशॉट भी पड़ा हुआ है। देखते हैं अभी, जैसे माइंड में आएगा तो स्क्रीनशॉट वगैरह रख के आपको दिखा दूंगा। सुबह में 10,000 लगाइए, शाम में आपको अमाउंट 10 लाख हो जाएगा। यही मोटिवेशन है। आप ये 10,000 रुपये गंवाने को तैयार हो जाते हो ये सोच के कि वो 10 लाख रुपीज़ में कमाऊंगा। यानी कि किसी भी इंसान को मोटिवेशन कहाँ से मिलता है, वो रिस्क लेता है, रिस्क हर इंसान लेता है, लेकिन वो हर एक इंसान क्या सोचता है पता है, रिस्क हमारे फेवर में रहेगा, कमाऊंगा, ये सोच के वो क्या करता है, रिस्क लेता है। राइटर भी वही कह रहा है। देखो राइटर इसमें रिस्क तो ले रहा है, टाइम रिस्क, लेकिन वो सोच रहा है, टाइम रिस्क क्यों ले रहा है, वो सोच रहा है कि मार्केट तुम्हारे फेवर में रहेगा। वो ये सोचता है कि मार्केट तो ऊपर जाएगा नहीं, मार्केट नीचे आ जाएगा। और अगर मार्केट नीचे आ गया तो टाइम का रिस्क तो कमाऊंगा ही कमाऊंगा, लेकिन मुझे ये 98 रुपीज़ का जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना, वो भी मुझे कमा लूंगा। तो ये 98 रुपीज़ का चीज़ जो है ना, वो उसको मोटिवेशन कर रहा है कि चल कोई बात नहीं, ये तो मैं कमा ही लूंगा, तो ये थोड़ा कम से भी मैं काम चला लूंगा। इसीलिए इन दी मनी ऑप्शन के अंदर आपका टाइम वैल्यू क्या हो जाता है, कम हो जाता है। ध्यान से सुनिएगा, टाइम वैल्यू सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को ग्रीक समझना है ना, ये आपको दिल से समझ आनी चाहिए। अगर ये दिल से समझ आ गई, ये वाले जो डिस्कशन अभी मैंने किया है, आपको ग्रीक्स में ज्यादा कुछ दिमाग लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगा, ऑब्स्ट्रा ऑप्शन पे भी जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं इस पे और ज़्यादा हो सकता है पूरे के पूरे एक क्लास के एनालिसिस सिर्फ इसी चीज़ों पे करूँगा। आगे जाके मैं इसको लिंक करूँगा थोड़ा सा आपको चेंज के साथ, ठीक है। अभी मैंने चेंज पे नहीं डिस्कशन किया, सिर्फ मैं टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू की डिस्कशन किया है, ठीक है। तो वहाँ पे आपको जाके क्लियर हो जाएगा। वापस आइए, ये जो 98 और 77 है, तो आपने क्या देखा कि इन दी मनी में टाइम वैल्यू कम क्यों हो जाता है, क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू उनको मोटिवेशन दे रहा होता है कि अरे ये भी तो मैं कमाऊंगा ना, ये भी मेरे प्रॉफिट होने वाला है आने वाले टाइम पे। तो ये प्रॉफिट की मोटिव से ये थोड़ा कम कर देते हैं हम लोग। लेकिन यहाँ तो उनको पता है, इनका तो केस में क्या है बताइए, यहाँ तो अभी आज के रेट पे जो प्रीमियम ले रहे हैं, इस प्रीमियम के अंदर इंट्रिंसिक वैल्यू है ही नहीं, तो यहाँ से तो कुछ कमाओगे ही नहीं आप, है ना। तो जो भी कमाना है टाइम वैल्यू ही है, तो पूरे के पूरे टाइम रिस्क जो है आपका इतना बनता है। तो आप क्या देखोगे मार्केट में जाके, डीप इन दी मनी की जो टाइम वैल्यू होता है ना, छोटा होता है आईटीएम के टाइम वैल्यू से। डीप बहुत अच्छा है, स्ट्राइक प्राइस का टाइम वैल्यू बहुत कम होता है। चलो मैं एक काम करता हूं, मैं चेक करके दिखा देता हूं।
बहुत अच्छे स्ट्राइक प्राइस का टाइम वैल्यू बहुत ही कम होता है। जैसे मान लीजिए 2000 बहुत बढ़िया स्ट्राइक प्राइस है, आप देखिएगा इसमें टाइम वैल्यू बहुत कम होगा। ठीक है, मैं 29 सितंबर ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको पता है मार्केट अभी कितने पे, 2500 पे। स्ट्राइक प्राइस क्या सेट किया बताइए आपने मुझे? आपने स्ट्राइक प्राइस सेट कर दिया इतने का, और मार्केट में प्राइस कितना चल रहा है आज के रेट पे, 2500। आप देखिएगा इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू कितने का है बताइएगा, 500 रुपीज़ का। 2 रुपये अगर मैं इग्नोर करूँ तो। अच्छा, 500 रुपीज़ का क्या है बताइए, यहाँ पे इंट्रिंसिक वैल्यू है। और यहाँ पे देखिए प्राइस कितने का, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो है, नहीं ये सही वैल्यू नहीं दे रहा है। ठीक है, ये आपका इलिक्विड की प्रॉब्लम है, यहाँ पे लिक्विडिटी की प्रॉब्लम है। ठीक है, ये देख रहे हो 400, ये गलत है ना, ये देखो, आप देखो ध्यान से, ये होता क्या है, इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ना बहुत दिक्कत हो जाती है। यहाँ पे अगर आप चेक करने जाओगे तो आपको दिख रहा होगा लास्ट ट्रेडेड प्राइस कितने का है, 625 का। वो बहुत बार क्या होता है, ट्रेडेड वॉल्यूम कितना, 1 मिनट देखना, वॉल्यूम भी मैं चेक करूँ थोड़ा सा, ट्रेडेड वॉल्यूम है ही नहीं, ये ना पुराना प्राइस उठा रहा है, याद रखिएगा। देखो ट्रेडेड कॉन्ट्रैक्ट है कुछ, ये देखो कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है पिछले दिन, कुछ भी नहीं है। तो जब कुछ भी ट्रेड नहीं हुआ है तो बताना जी इसका एलटीपी कहाँ से आ गया, लास्ट ट्रेडेड प्राइस जो ये दिख रहा है ना आपको 625 की, ये मार्केट में प्राइस कहाँ से आ गया, सोच के बताना कोई मुझे। ये ट्रेड तो हुआ ही नहीं, देखो वॉल्यूम जीरो है। तो होता क्या है, पुराने प्राइस को उठा के ले आता है। तो ये 625 किसी भी हाल में नहीं हो सकता। अगर 625 हो जाए ना इस केस में, तो यहाँ पे टाइम वैल्यू हो जाएगा 125 रुपये। इतना टाइम वैल्यू कोई पे नहीं करेगा आज के रेट पे। आप देखिए यहाँ पे बायर बैठा हुआ है, ये कहते हैं कि देखो भाई मैं आपको कितना, उधर देखिए आप यहाँ पे अगर आप चेक करोगे तो बायर कहता है मैं 475 पे करूँगा, उधर बायर है ना, 475 पे करूँगा। और ये कहता है देखो कि मैं 595 लूँगा। दोनों मज़े ले रहा है, दोनों के बीच में डील नहीं बन रहा है, क्योंकि ये ज़्यादा टाइम वैल्यू मांग रहा है। क्योंकि इंट्रिंसिक वैल्यू कितना है बताइए, 500 रुपीज़ का है, और तुम कह रहे हो कि 595 दे दो। तो 95 रुपीज़ का टाइम वैल्यू क्यों दूंगे तुम्हें भाई, नहीं देंगे ना। और टाइम वैल्यू कम होना ही चाहिए। तो इस तरीके से क्या हो गया, इक्विटी के केस में इस तरीके से मैचिंग कराना थोड़ा सा आपके लिए क्या हो जा रहा है, दिक्कत हो रहा है, क्योंकि यह इलिक्विड कॉन्ट्रैक्ट हो गए, बायर सेलर नहीं है, ट्रेडिंग नहीं हुआ, इसलिए आप मैचिंग नहीं करा पा रहे हो। ये जो कॉन्सेप्ट है ना, ये अगर आप निफ्टी से लिंक करोगे तो बहुत बढ़िया समझ आएगा। इसीलिए जब मैं ग्रीक समझा रहा हूँ तो मैं ये इक्विटी पे नहीं आऊँगा, उस टाइम पे मैं आपको कहाँ जाऊँगा, निफ्टी के लेके। तो कोई बात नहीं, अभी आपको मैं बता दूँ इसकी टाइम वैल्यू जो होना चाहिए, इसका फेयर प्रीमियम जो होना चाहिए ना, आपका 500 का इंट्रिंसिक वैल्यू है तो इसका प्रीमियम होना चाहिए 510 रुपये के आसपास की जो प्रीमियम है ना, इसका 10 रुपीज़ कितने दिन का टाइम वैल्यू होना चाहिए, 10 रुपीज़ भी ज़्यादा होगा। 505 से लेके 510 रुपीज़ का जो इसका प्रीमियम है ना, ये आपका सही रहेगा, यानी कि एक फेयर डील रहेगा 505 से लेके। यानी कि ये राइटर जो है, ये राइटर 505 पे बेचने को आ जाए और उधर खरीदने वाले 505 पे आ जाए, तो 5 रुपये का टाइम वैल्यू, 5 से 10 रुपये का टाइम वैल्यू होना चाहिए, क्योंकि यहाँ इंट्रिंसिक वैल्यू उसको मोटिवेशन देता है। और ये जाके आप निफ्टी में चेक कर लीजिएगा, निफ्टी और निफ्टी बैंक जो होता है, बहुत ही ज़्यादा बायर सेलर होने की वजह से वहाँ पर टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू को अगर आप समझोगे तो बहुत परफेक्टली आपको समझ आएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगर आगे बढ़े तो ये देखिए इंट्रिंसिक वैल्यू। अच्छा हाँ, एक और भी बात, अब आप जाओगे ना मार्केट में, चलो ये अभी मैं बोल देता हूँ, बाद में वेरीफाई कराऊंगा मैं। इन दी मनी की टाइम वैल्यू थोड़ा ज़्यादा बड़ा होता है डीप इन दी मनी से भी। हमने डीप इन दी मनी लिया था, यहाँ ऑलमोस्ट टाइम वैल्यू जीरो होता है, ऐसे समझ जाओ आप। 5 रुपये मैंने बोला है ना, 5 रुपये पर बिल्कुल फेयर डील था 505, यानी कि ऑलमोस्ट इसका टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है डीप इन दी मनी का, क्योंकि उसकी इंट्रिंसिक वैल्यू इतना ज़्यादा हो जाता है ना कि होल्ड राइटर को उसी से मोटिवेशन मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि पता है प्रीमियम ही कमाएगा, तो बहुत ज़्यादा प्रीमियम मिलने वाला है। 500 रुपये का प्रीमियम, अगर मार्केट नीचे चला गया तो 500 कमा लूंगा, तो उस केस में उसको टाइम वैल्यू नहीं भी लेता है तो काम चल जाता है। इसलिए डीप इन दी मनी में भी टाइम वैल्यू कम होता है। आईटीएम में आपका टाइम वैल्यू थोड़ा ज़्यादा होता है, एट दी मनी में सबसे ज़्यादा होता है, याद रखिएगा, एट दी मनी में। और उसके बाद क्या होगा, देखो थोड़ा ध्यान से, सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू आपको एट दी मनी ऑप्शन में ही मिलेगा। आप चेक कर लीजिएगा, मैं आपको ये वेरीफाई करा दूंगा बाद में। और आउट ऑफ द मनी का टाइम वैल्यू थोड़ा कम होता है, और डीप आउट ऑफ द मनी का तो टाइम वैल्यू कम होगा। ये देखो मैंने आपको यहाँ वेरीफाई करा दिया, देखो आप, ये देखो आउट ऑफ द मनी में गए आप 77 पे चला गया, देखो टाइम वैल्यू कम हो गया, देखो इधर भी टाइम वैल्यू कम हो गया। और सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू कहाँ होता है, एट दी मनी पे। इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो कागज़ के टुकड़े जो खरीदने वाले हैं, आप याद रखिएगा, ये टाइम वैल्यू एक्सपायरी पे जाके जीरो होने वाला है, ये भी टाइम वैल्यू जीरो होने वाला है, ये भी टाइम वैल्यू जीरो होने वाला है। एक्सपायरी पे सारे टाइम वैल्यू जीरो हो जाता है। इसका मतलब होल्डर ने जो पेमेंट किया है 116 रुपीज़ फॉर दिस कागज़ के टुकड़े, ये जो अधिकार पत्र इसके लिए जो आपने 116 पे किया है, सबसे ज़्यादा टाइम वैल्यू का नुकसान होल्डर किस ऑप्शन पे करता है, एटीएम पे। और आप देखिएगा बहुत महारथी आता है, आपको देखते होंगे कि अरे प्रॉफिट के, सिर्फ प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट शेयर कर देने से, वो देखो आपकी जो प्रॉफिट की शेयर स्क्रीनशॉट है
वो आपकी एक तो ईमानदारी और आपके एक्सपीरियंस से आ रही है। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने कमा लिया है तो आपने ज़्यादा कमा लिया है। अगर मान लीजिए किसी ने एटीएम ऑप्शन को बाई करके अगर उसने 10,000 कमाया है ना, तो मैं आपको लिख के देता हूं, वो अगर सही स्ट्राइक प्राइस सेलेक्ट करता तो सेम सिचुएशन में वो उससे 20% ज़्यादा कमाता। नहीं समझे बात आप? एट दी मनी ऑप्शन होल्डर के लिए सबसे बेकार ऑप्शन है। मैं आपको वेरीफाई करा दूंगा, अगर टाइम देने को तैयार हो जाओगे, आप लोग को इंटरेस्ट मुझे अगर इस वीडियो में दिखेगा तो मैं आपको दिखा दूंगा। सबसे बेकार स्ट्राइक प्राइस फॉर होल्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से एट दी मनी है, ड्यू टू दिस हाईएस्ट टाइम वैल्यू। ठीक है, तो बोलोगे बढ़िया कौन सी है, वो मैं आपको बताऊंगा। मैंने बोला ना, उसके लिए बहुत इन डेप्थ एनालिसिस करना पड़ेगा, एक्सेल सीट आपके सामने रखने पड़ेंगे, 25 कंडीशन बनाने पड़ेंगे, तब जाके आप वेरीफाई करोगे कि सेम सिचुएशन में अगर कोई पर्सन ये ऑप्शन खरीद के अगर उसने 20% का रिटर्न जनरेट किया है, तो दूसरे ऑप्शन को रिटर्न यूज करके वो 30% के सेम कंडीशन में रिटर्न जनरेट कर सकता था। इसके ऊपर निकलो या इसके बाहर निकलो, या तो इधर जाओ या इधर जाओ, दोनों केस में आपके रिटर्न जो होगा ना ज़्यादा मिलेगा एटीएम से। तो एटीएम क्यों ट्रेड कर रहे हो? क्योंकि नॉलेज नहीं है, सिर्फ आपके वो प्रॉफिट के स्क्रीनशॉट से नहीं काम चल जाएगा। चलो वापस आते हैं, अब आते हैं हम लोग ऑप्शन चेन पे। देखिए क्या है, एन ऑप्शन चेन इज अ लिस्टिंग ऑफ ऑल दी कॉल ऑप्शंस एंड पुट ऑप्शंस स्ट्राइक प्राइस अलॉन्ग विद देयर प्रीमियम, ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ऑप्शन, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, इम्प्लाइड वोलेटिलिटी, ये सारे डेटा को एक ही टेबल में सजा के डाल दिया जाए तो उसको बोला जाता है ऑप्शन चेन। मतलब क्या हुआ, आप गए एनएससी में, ठीक है, आप देख रहे होंगे इसी के अंदर यही जो आपका रिलायंस की जो आपका चल रहा था ना, यहाँ पे यहीं पे देखोगे तो यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, ये रहा अंडरलाइंग वैल्यू दिख रहा है ना आपको 2498। हम क्या कर रहे हैं, इसी का ऑप्शन चेन देखिए सेकंड ऑप्शन में दिख रहा होगा, मैंने ऑप्शन चेन पे क्लिक किया। अब ये क्या कहता है, अभी जैसे हम लोग क्या कर रहे थे बताइएगा, एक एक करके चेक कर रहे थे, नहीं इस स्ट्राइक प्राइस का कितना प्रीमियम, इस स्ट्राइक प्राइस का कितना प्रीमियम। यहाँ क्या करता है, ये एक ही सीट के अंदर, एक ही टेबल के अंदर सबके सब जितने भी स्ट्राइक प्राइस है, सारे स्ट्राइक प्राइस को एक ही में लिंक कर दे। देखो स्ट्राइक प्राइस कहाँ से स्टार्ट है, देखो 1980 से लेके ये सारे स्ट्राइक प्राइस, ये देख रहे हो आप, ये जितने भी दिख रहे हैं आपको स्ट्राइक प्राइस है ये, ठीक है, कहाँ तक लेके गए, मार्केट में कहते देखो 3220 तक का स्ट्राइक प्राइस सेट कर सकते हो। यानी कि हर एक स्ट्राइक प्राइस का कितना प्रीमियम है, क्योंकि आप अभी देख रहे थे कि अच्छे स्ट्राइक प्राइस से बेकार स्ट्राइक प्राइस तक की मूव करोगे तो अच्छे स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम ज़्यादा अच्छा होगा। तो यहाँ पे देखिए आप, ये दिख रहा होगा आपको, यहाँ पे एलटीपी दिख रहा है, ये जो एलटीपी है ना, इस अधिकार पत्र का प्राइस है। इस अधिकार पत्र का प्राइस कौन सी बताइएगा, ये एलटीपी है। आप देखो थोड़ा ध्यान से, 625 दिख रहा है, मैंने अभी दिखाए थे, बेकार की बातें, ये आपको सही पिक्चर नहीं क्लियर करता है, क्योंकि आपको याद होगा राइटर बैठा हुआ था 595 पे और होल्डर बैठा हुआ था 475 पे, याद होगा अभी जो थोड़ा देर पहले हमने डिस्कशन किया था उसके अंदर। यानी कि 595 पे राइटर बैठा हुआ है, 475 पे कौन है, होल्डर बैठा हुआ है, ये दोनों मजे ले रहा है। जिसे मैंने बोला था इसका फेयर डील होना चाहिए था कितने पे, 505 के आसपास। लेकिन ये जो आपको एलटीपी दिखाता है ना, जो कॉन्ट्रैक्ट इलिक्विड होता है, इलिक्विड के अंदर जो ये आपको प्रीमियम दिखती है ना, ये प्रीमियम कहीं ना कहीं पुराना प्रीमियम होता है, आज से 10 दिन पहले, 20 दिन पहले, क्योंकि ये गलत तरीका है, एलटीपी नहीं बोलना चाहिए था उसको। एलटीपी का मतलब होता है लास्ट ट्रेडेड प्राइस, अब एक्सचेंज कहता है लास्ट का मतलब कब, 5 दिन पहले, 10 दिन पहले, 15 दिन पहले, 20 दिन पहले, कभी कभी हो सकता है, तो पुराना प्राइस है, इसीलिए इस चीज़ों को आप मत ध्यान दीजिएगा। इसका फेयर डील होना चाहिए था 505 पे। तो आप देखो जैसे जैसे ये भी अगर देखोगे ना, तो ये भी फेयर डील नहीं है, ये भी जो आपको 496 दिख रहा है ना, ये भी फेयर डील नहीं है। बोलोगे कैसे, देखो 2100 का ये क्या है, स्ट्राइक प्राइस है, 2100 का स्ट्राइक प्राइस है, मार्केट 2500 पे चल रहा है, तो 2500 के सामान, 2500 के सामान को मैं लिख के देता हूँ कि 2100 पे खरीद लेना, आपको कितने का फायदा दिख रहा है, 400 रुपीज़ का। तो इसमें इंट्रिंसिक वैल्यू हो गया 400 रुपीज़, और 400 रुपीज़ का इंट्रिंसिक वैल्यू इतना मोटिवेशन दे देता है राइटर को कि वो बिना टाइम वैल्यू का भी काम चला सकता है। अगर इसमें 5 रुपये का टाइम वैल्यू था तो इसमें आपको 10 रुपये का टाइम वैल्यू आना चाहिए, यानी कि इसका फेयर डील होना चाहिए आपका कितने का पता है, 410 के आसपास इसका फेयर डील होना चाहिए। याद रखिएगा, फेयर डील वही बता सकता है जिसको ऑप्शन समझ आएगी। इसका प्रीमियम इतना होना चाहिए, अगर ये बोल दिया ना जिस दिन, उस दिन आप एक्सपर्ट बन चुके हो। यानी कि ये चीज़ याद रखिएगा, ये छोटी मोटी बातें नहीं, मैंने बोला ना इसका फेयर डील 410 होना चाहिए, वो तभी निकाल सकते हो जब आपको ऑप्शन समझ आएगा और टाइम वैल्यू और इंट्रिंसिक वैल्यू की खेल समझ आएंगे। यही चीज़ आगे भी मैं जिस कॉन्सेप्ट को अभी यूज कर रहा हूँ, उस कॉन्सेप्ट को आप जाके निफ्टी में अप्लाई करके देखिएगा, आपको एक्जैक्टली मैच होगा। ठीक है, आइए वापस आइए। हाँ, ये थोड़ा सा फेयर डील, अभी भी फेयर डील, ठीक है, इसमें हम कह सकते हैं ये वाले फेयर डील के आसपास चल रहा है। बोलोगे कैसे, ये देखो कितने का स्ट्राइक प्राइस है, 2200 का, बहुत बढ़िया। कितने का प्रीमियम है, स्ट्राइक प्राइस 2200, मार्केट कितने का चल रहा है, 2500। इंट्रिंसिक वैल्यू कितने का है, 300 का इंट्रिंसिक वैल्यू है। ओके, 300 का इंट्रिंसिक वैल्यू है
और थोड़ा सा इंट्रिंसिक वैल्यू कम हुई है, तो अब थोड़ा सा मोटिवेशन के लिए टाइम वैल्यू थोड़ा बढ़ेगा, अब आपका इन दी मनी का टाइम वैल्यू बढ़ेगा। तो इसका फेयर डील कितना हो गया देखो, 300 का टाइम वैल्यू यहाँ पे आपका, सॉरी 300 का इंट्रिंसिक वैल्यू, 27 रुपीज़ का टाइम वैल्यू, मोटा मोटा आपको 327 का प्रीमियम यहाँ पे लिया जा रहा है। ठीक है, 27 का प्रीमियम है। तो मैंने बोला था ना, ऊपर वाले में 5 रुपये का प्रीमियम होना चाहिए था, यहाँ पे आपको 10 रुपये का होना चाहिए, यहाँ पे 27 ले रहा है, लेकिन एक देखो इधर 6 रुपीज़ का टाइम वैल्यू देने को तैयार है होल्डर, और ये राइटर लेने को तैयार है 32 रुपीज़ का। देख रहे हो इतने बड़े का स्प्रेड में गैप है। इसी को मैं बोलता हूँ कि इललिक्विड कॉन्ट्रैक्ट है, ऐसे कॉन्ट्रैक्ट में ट्रेड करने से बचना चाहिए। इस केस में क्या होगा, बायर सेलर की कमी रहेंगे, जिस टाइम बाई करने जाओगे बाई नहीं होगा, सेल करने जाओगे सेल नहीं होगा। ये जो भी अभी हम डील कर रहे हैं, ये सारे किसका दिख रहा है आपको, ये सारे के सारे कॉल ऑप्शन का, याद रखिएगा ये सारे कॉल ऑप्शन की बात हो रही है। अगर इस सीट में इधर जाओगे तो पुट ऑप्शन की बात होगी, अभी हमने पुट पे डिस्कशन नहीं किया, पुट को हम बाद में देखेंगे। ठीक है, बाकी इसमें और भी बहुत सारे कॉलम है, आस्क प्राइस, बिड प्राइस, ये तो आपको पता है। ठीक है, ये क्या है बताइएगा, ये जो है बेस्ट बायर बेस्ट सेलर जो बैठा है वो सारे चीज़ों का डील है। ये एलटीपी हो गया, जो आपका इस कागज़ के टुकड़े का प्राइस हो गया वो हो गए, और बाद में उधर जो दिख रहा है ना आपको, उसके बाद इसमें जो आपको इधर जो ये दिख रहा है, ये इम्प्लाइड वोलेटिलिटी है। इम्प्लाइड वोलेटिलिटी मैंने बोला ना, स्टैंडर्ड डेविएशन के थ्रू लिंक करके बताने पड़ेंगे कितना वॉल्यूम ट्रेड हुआ है। वो है आपका ओपन इंटरेस्ट, चेंज इन ओपन इंटरेस्ट, और लास्ट में जो ओपन इंटरेस्ट में हम लोग बाद में बहस करेंगे क्या है उस चीज़ों को। ठीक है, इस तरीके से आप क्या करता है, ये ऑप्शन चेन, ऑप्शन चेन कुछ नहीं है, एक एक स्ट्राइक प्राइस का एक एक प्रीमियम देखने से अच्छा है एक ही सीट के अंदर क्या कर लो आप, पूरे के पूरे प्रीमियम आप उसको क्या कर लीजिए, चेक कर लीजिए। अभी जो मैंने दिखाया है ये आपका नियरेस्ट एक्सपायरी वाले था, इसी सेम चीज़ों को मैंने यहाँ पे आपको दे रखा है, आप चाहो तो इस चीज़ों को देख सकते हो। ये जो मैंने दिखाया था वही चीज़ यहाँ पे आपको पड़ा हुआ है, क्योंकि होगा क्या, अभी तो आपके स्क्रीन पे दिख रहा था, अभी मैंने दिखाया है, अभी तो आपको सीधा एनएससी में दिख गया जहाँ से आपकी ये दिख रहा था आपको। ठीक है, लेकिन ये कल के बाद क्या हो जाएगा, ये पूरे के पूरे बदल जाएंगे, उस टाइम पे ये आपका हिस्ट्री बन जाएगा। क्योंकि इस कॉन्ट्रैक्ट को आप लोगों को याद रखिएगा, इसको अगर सही ढंग से अगर आपको समझना है, इस ऑप्शन को आपको अगर सही ढंग से पढ़ना है, तो इसी एग्जाम्पल को आपको 27 अक्टूबर तक कॉन्टिन्यूसली एनालिसिस करना पड़ेगा, तब जाके ही आप ऑप्शन में एक्सपर्ट बनोगे। तो जानबूझ के मेरा मजबूरी था इसको इस सीट पे रखना, ये मैंने जो अभी आपको ये पीडीएफ पे रख दिया है मैंने आपको। ठीक है, ये आपके लिए एक हिस्ट्री बन गया है। अब आपको क्या होगा, ये पीडीएफ आपको मैं अटैच कर दूंगा 27 अक्टूबर तक, जानबूझ के मैंने 27 अक्टूबर का एक्सपायरी सिलेक्शन किया आप लोगों को पढ़ाने के लिए, क्योंकि मोटा मोटा हमारे पास 1.5 महीने का टाइम है। इस 1.5 महीने के अंदर हम लोग पूरे ऑप्शन जब जितने दिन पढ़ेंगे, पूरे के पूरे दिन इसी ऑप्शन चेन के आसपास हम लोग घूमते रहेंगे, और आप देखिएगा इसी ऑप्शन चेन से प्रीमियम के मूवमेंट की बिहेवियर भी आपको समझ आएगा। क्योंकि मैं हर दिन आपको हर 1-2 दिन पे या एक हफ्ते में आपको ये स्क्रीनशॉट लेता रहूँगा, और हर एक हफ्ते में आपको कंपैरिजन कराऊंगा कि टाइम वैल्यू के साथ क्या खेल आया, और यही सारा चीज़ जो होता है ग्रिक्स बताता है। ग्रिक्स को जब समझाऊंगा तो ये सारा हमारे सामने रहेंगे, तो उसके बाद क्या करेंगे हम लिंक कर सकते हैं। तो इसलिए बाद में जो ग्रिक्स पढ़ेगा ना, उनको ये आज की लेक्चर है सारे याद करने पड़ेंगे कि मैंने क्या क्या चीज़ बोला है, तभी उस चीज़ों को दिल से समझ पाएगा। लेकिन लोगों के साथ दिक्कत क्या है, वो सोचते हैं हमें तो आता है तो हम क्यों इस पर ध्यान लगाएं, आता है फिर भी देख लोगे तो कोई बुराई नहीं है, कुछ सीखने को मिला, यहाँ डांस नहीं कर रहा था मैं। ठीक है, ये है आपका 27 अक्टूबर का, जो हम लोग जो अभी अपने एग्जाम्पल में ले रहे थे ना, वो एग्जाम्पल में जो यहाँ पे मैंने आपको जो डाला था ना, ये प्रीमियम वगैरह, ये कहाँ से लाए, ये इतना प्रीमियम हमने कहाँ से लाए, ये सब कहाँ से था, ये सब मार्केट से मैंने स्क्रीनशॉट लेके डाल रखा है। देख रहे हो आप, ये सब करने में टाइम लगता है, वैसे ही नहीं होता है। देखो मैं आपको लोगों को जो बार बार इतने दिनों से रिक्वेस्ट कर रहे थे और मैं नहीं आ रहा था, क्योंकि मुझे पता है मैं अगर पढ़ाने जाऊँगा तो मुझे पूरे वर्किंग करके आने पड़ेंगे, और इसमें बहुत टाइम लगता है। क्योंकि इन सब चीज़ों को बताने के लिए ऐसा नहीं कि आ जाओ ऊपर ऊपर से हैं ये कर लो, बोल दो कि भाई बढ़िया देखो हमने इतना कमा लिया। अरे भाई तुम्हारे कमाने से हमें क्या मतलब है। मान लीजिए एक इंसान बहुत बढ़िया ड्राइव करता है, वो हर दिन दिखाता है देखो मैं इतने गली से गाड़ी निकाल दिया, मैं इतने रोड पे मैंने गाड़ी निकाल दिया। अरे क्या करूँ मैं तुम्हारे रोड को निकालने के, तुम एक्सपीरियंस हो, तुमने निकाल दिया, मैं गाड़ी ड्राइव करूँगा नहीं होगा। याद रखिएगा, जिस दिन मार्केट को ड्राइविंग से आपने लिंक कर दिया उस दिन आपने पैसे बना लिया। मतलब क्या है, एक ड्राइवर आपको दिखा रहा है कि देखो मैं इतना बढ़िया से ड्राइव कर सकता हूँ, इतने जहाँ पे स्पेस ही नहीं है वहाँ पे भी उसने क्या कर दिया, निकाल दिया। अब आप खुश हो रहे हो, अरे हम भी निकाल लेंगे। आपको पहले क्या करना पड़ेगा बताइए, आपको सबसे पहले उसके लिए एक्सपीरियंस गेन करना पड़ेगा, और वही चीज़ है एक्सपीरियंस गेन करने के लिए आपको खुद ड्राइव करना पड़ेगा। यही चीज़ है मार्केट में पैसे बनाने के लिए खुद आपको ट्रेड करने पड़ेंगे। बात समझ में आई? चलिए वापस आते हैं। तो वही चीज़ है, ये देखो ये 75 आपको याद है 2400 का हमारा स्ट्राइक प्राइस एलटीपी चल रहा था 75 का। हाँ अभी मैंने दिखाया था आपको कि अगर 2500 का एट दी मनी स्ट्राइक प्राइस रखोगे तो देखो 116.55 का मैंने आपको वो दिया था,
ओके अगर 2600 का स्ट्राइक प्राइस रखोगे तो 75.55 का क्या, ये देखिए प्रीमियम है, ये प्रीमियम का चेंज है, प्रीमियम का चेंज देखेंगे, ये बेस्ट बाय बेस्ट सेल का प्राइस है, ये आपका एलटीपी है, ये आपका 75.55 का है, ये देखो यही 75.55 का जो प्रीमियम है ना, ये मैंने आपको यहाँ पे दे रखा था, ये देख रहे हो, इसी में हमने निकाला था 75.55 फुल्ली जो है इसमें टाइम वैल्यू है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। अब इसके बाद जो हम लोग डिस्कशन करेंगे वो करेंगे हम लोग पुट ऑप्शन पे, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखते हैं पुट ऑप्शन। आज के लिए इतना ही, टेक केयर, बाय बाय।